PSC 114 भारतीय राजनीतिक चिंतन पार्ट सेकंड। यहाँ पर हम जो भारतीय राजनीतिक चिंतन को देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो फिलोसफर आए या जो चिंतन रहे, जैसे अगर हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, कह सकते हैं कि वीर सावरकर, BD सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, इन सभी जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतन हैं, BR अम्बेडकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इन सब के बारे में इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी विचारधारा क्या थी, मोस्टली हम इसी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और एक एक चैप्टर लेकर के जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उन्हीं चीज़ों को हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। लगभग अगर आप देखेंगे तो इसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं। एक एक चैप्टर करके हम सारे इम्पोर्टेंट जितना रहेगा एक एक सेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा चैप्टर फर्स्ट क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति। तो अगर इसमें आप इसमें देखेंगे 1.3 भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं, यानी जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है इसकी विशेषता क्या है। वैसे भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक तो सामान्य विशेषता और दूसरा होता है वैचारिक विशेषताएं, ठीक है। 1.3 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसे 1.3 को हम लोग देखेंगे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है या एग्ज़ाम में आ सकता है। तो 1.3 देखिएगा क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन जो होता है, देखो क्या लिखोगे, जैसे एग्जाम में पूछा भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता बताइए 20 नंबर, तो बताओगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है उसमें हमें 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो सामान्य विशेषताएं, दूसरा वैचारिक विशेषताएं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से होती हैं। फिर पहला पॉइंट डालोगे भारतीय राजनीतिक चिंतन की सामान्य विशेषताएं। तो भाई भारतीय राजनीतिक चिंतन की सामान्य विशेषताओं कौन है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य है, यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है वो व्यवहारिक बातें ज़्यादा करता है। एग्जाम्पल थे, देखो पहला हेडिंग क्या है, व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य। अधिकांश आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक अपने जो पश्चिम के विचारक हैं, जैसे हीगल है, TH ग्रीन है, जॉन लॉक है, इनकी तरह राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। यानी भारत में ज़्यादातर जो राजनीतिक चिंतन है वो पॉलिटिकल राजनीतिक चिंतन नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूरोप में देखोगे तो वहां पर जितने राजनीतिक चिंतन हैं वो राजनीतिक ज्यादा रहे या राजनीति पर अपने विचार ज्यादा व्यक्त करते थे। लेकिन भारत में ऐसे भारतीय चिंतन नहीं रहा। वे अधिकांश सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने या तो अंग्रेज के साथ संवेद किया या उनका विरोध किया। यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है या तो अंग्रेजों का विरोध करते थे या सामाजिक ज्यादा थे, या भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है अगर उनको देखोगे तो उन्होंने राजनीति पर अपने ज्यादा विचार व्यक्त नहीं किए हैं, बल्कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के लिए और समाज को सुधारने के लिए इस प्रकार की कोशिशें हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन में ज्यादा दिखाई देती। अगर आप यूरोप में देखोगे तो यूरोप में हमें दिखाई देता है वहां पर जितने, अगर जैसे हम बात करें जैसे हीगल है, जॉन लॉक है, इनके TH ग्रीन की बात करें तो ये लोग अपने राजनीतिक विचार ज्यादा व्यक्त करते हैं, सामाजिक विचार हमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अब अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में चलेंगे तो यहां पर सामाजिक चीजें यानी समाज सुधार पर ये लोग ज्यादा बात करते हैं, पॉलिटिकली कम करते जरूर हैं। अभी चलेंगे हम, जैसे जैसे किताब बढ़ेगी वैसे देखेंगे कि राजनीतिक भी बातें बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर सामाजिक, धार्मिक, या कह सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय की जो कुरीतियां थी समाज को सुधारने की, उस प्रकार की चीजें हमें ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। यानी समाज सुधारने का कोशिश इनकी ज्यादा है। इसलिए इस अवधि में कौटिल्य की अर्थशास्त्र और जियाउद्दीन बर्नी की फतवा जहादीरी का कोई ग्रंथ नहीं। यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है इन्होंने कोई बहुत बड़ी किताबें नहीं लिख रखी है। अगर हम बात करें सामान्य विषयता, भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर देखोगे तो कोई किसी ने बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा पुस्तक नहीं लिखी है। ज्यादातर लोग क्या थे, समाज को जगाने का, समाज को बताने का प्रयास किया भारतीय राजनीतिक चिंतन में। दूसरा अगर देखोगे, दूसरा पार्ट क्या है, पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक विचार से जुड़ा। यानी जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है ना, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले हमारी सभ्यता कैसी थी, उससे पहले हमारी परंपरा कैसी थी, या भारत पर जिन विदेशियों ने आक्रमण किया उन पर भारत का क्या प्रभाव, ये हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में दिखाई देता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पूर्व ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा है जो प्रकृति में समृद्ध और विविधता थी। आधुनिक भारतीय विचारक भारत की प्राचीन सभ्यता और विदेशी आक्रमण द्वारा लाए गए विदेशी तत्वों और विचारों से, देखो भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है,
उसके भी तत्व भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें दिखाई देते हैं। यानी अंग्रेजों से आने से पहले हमारा देश कितना समृद्ध था, हमारा देश कितना शक्तिशाली था, यह हमारा प्राचीन इतिहास मौर्य काल, गुप्त काल कितना अच्छा था, बेहतर था, उस टाइप के जो विचार हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति जो पुरातन विचार हैं, जो प्राचीन विचार हैं, उससे भी हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन प्रेरित दिखाई देता है। अगला देखिएगा, भारत की विविधता का प्रदर्शन। देखो भारतीय राजनीतिक चिंतन, देखो भारत में भाई क्या है, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें क्या विविधता दिखाई देती है। साथ ही भारत में आधुनिक विविधता यानी विचार वह विभिन्न पृष्ठभूमि जैसे जाति है, धर्म है, भाषा आए हैं, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अनुभव व्यक्त किए हैं। भारत के लोगों के लिए जो उपनिवेशवाद के आगमन से पहले एक पुरानी सभ्यता के रूप में अस्तित्व में था, विदेशी शासकों को हिलाना और हटाना सबसे देखो भारतीय राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण काम ये रहा कि ज़्यादातर जो भारतीय राजनीतिक चिंतन रहा कि हमारा देश गुलाम था, तो भाई हमारा देश के लोगों को जगाना ताकि यहाँ हमारा देश स्वतंत्र हो सके। भारतीय राजनीतिक चिंतन ज़्यादातर कह सकते हो समाज को जगाने का काम करते हैं या राजनीतिक एकीकरण की बात करते हैं ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो सके, ठीक है। लेकिन भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है अगर वहां पर देखोगे तो यहाँ पर जाति, भाषा, क्षेत्र इस आधार पर बहुत विविधता है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में इस प्रकार से भी हमें जाति, कई सारे ऐसे थिंकर होंगे जो जाति की बात करेंगे, कुछ भाषा की बात करते हैं, यानी इस आधार पे यानी जो देश की हमारी विविधता है वो हमारे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनमें भी दिखाई देती है, ठीक है, कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उस पर अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। आधुनिक भारतीय चिंतन में अगर मैं बात करूं तो दुनिया में जो भी घटनाएं घटती थी उससे हमारा भारतीय राजनीतिक चिंतन प्रभावित रहा। एग्जाम्पल जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, इटली का एकीकरण हुआ, कह सकते हैं। इस प्रकार की जो घटनाएं थी वह भारतीय राजनीतिक चिंतन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन दुनिया में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी हमें प्रभावित हुए दिखाई देते हैं। खासकर जैसे गांधी है, नेहरू हैं, ये लोग भी अगर देखोगे तो विदेश में या पूरी दुनिया में किस प्रकार से घटनाएं घट रही थी, उन घटनाओं का प्रभाव भी हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतकों पर दिखाई पड़ता। जैसे आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति होती, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात करती है, ठीक है, तो उस क्रांति का असर भी हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतकों पर दिखाई पड़ता। वो भी स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं या बंधुत्व की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। तो कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो घटनाएं होती थी उन घटनाओं का प्रभाव भी हमारे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनमें बखूबी दिखाई पड़ता है। अगला देखोगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, भारतीय राजनीतिक चिंतन की वैचारिक विशेषता। देखो भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है ज्यादातर किस प्रकार की बात करते हैं, उदारवादी हैं। ज्यादातर जो हमारे चिंतक दिखाई पड़ते हैं उदारवादी, लिबरल ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। देखो भारत में उदारवादी अपने ब्रिटिश समकक्ष जैसे टीएच मिल से प्रभावित हैं। भारत में उदारवादी सुधारकों में यानी भारत में ज्यादातर जो चिंतन है उदारवाद है, यानी थोड़ा लिबरल हैं। जैसे राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाल्डे, दादा भाई नारोजी, एमए बनर्जी और सर सैयद अहमद खान, यानी ये लोग क्या है, एक उदारवादी बात करते हैं, उदारवादी से काफी प्रभावित हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत में समाज और समुदाय का महत्व सर्वोपरि है जबकि व्यक्ति के पीछे अधीन है। उदारवादियों ने इसे भारत जैसी महान सभ्यता के पतन का कारण देखा है। भारत को सामाजिक सुधार की जरूरत। देखो ज्यादातर जो भारतीय हमारे राजनीतिक चिंतन है वो समाज सुधार की बात करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जातिवाद है या कह सकते हैं छुआछूत है या इस प्रकार की जो चीजें, यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है वो उदारवादी, लिबरल हमें ज्यादा दिखाई पड़ते, ज्यादा जैसे राजा राम मोहन राय हैं या अन्य लोगों की हमने बात ही की। उदारवादी मूल रूप से ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। ये जो उदारवादी थे, कोई ऐसे उदारवादी भाई भारतीय राजनीतिक चिंतन को कहता कि भारत पर अंग्रेज करें, अंग्रेजों ने अच्छा किया है क्योंकि अंग्रेजों ने हमको पढ़ाया है, लिखाया है। यानी ये थोड़ा कुछ ऐसे थिंकर हैं भारतीय राजनीति में जो अंग्रेजों का कहीं कहीं सपोर्ट करते हुए हमें नजर आते हैं, लेकिन विरोध भी करते हैं, लेकिन उनका समर्थन, यानी भारतीय राजनीतिक अगर देखोगे तो कुछ लोगों ने देखो जैसे ब्राह्मणवाद जैसी चीजों पर इनके कठोर प्रहार किया। धार्मिक जो यहाँ पर थी, धर्म में जो आडंबर है, इस प्रकार की चीजों को दिखाया है। लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है हमें उदारवादी ज्यादा दिखाई देते, जैसे राजा राम मोहन राय हैं या अन्य लोगों को हमने जो बातें की, जैसे
दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, सर सैयद अहमद खां हैं। यानी ये लोग ज्यादातर उदारवादी विचार ज्यादा व्यक्त करते हैं, ये हमें लिबरल ज्यादा दिखाई करते हैं। कुछ सामान्य विशेषता, उदारवादी सुधारक भी हैं, कुछ हैं जो रूढ़िवादी सुधारक हैं। रूढ़िवादी का मतलब है जिन लोगों ने कहा कि रूढ़िवाद का तोड़ने का काम किया, ठीक है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार में कई ऐसे विचारक थे जिन्होंने सांस्कृतिक पहचान को फिर से खोजने का प्रयास किया है और पारंपरिक मूल को बनाए रखने के में ऐसे बहुत सारे भारतीय राजनीतिक चिंतन है ना, जो पुरानी सभ्यता संस्कृति को बड़ा बेहतर बताते हैं और उसी प्रकार की चीजों को फॉलो करने की बातें भी करते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर बात करोगे तो कई सारे भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उनका हम लोगों को विरोधाभासी दिखाई पड़ता, क्योंकि ये लोग पुरानी सभ्यता का, जो हमारा पुराना इतिहास है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उन चीजों की बातें ज्यादा करते हैं। ऐसे कुछ विचारक हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, अरविंद घोष हैं, विपिन चंद्रपाल हैं। लोगों ने स्वतंत्रता की जरूरत पर जोर दिया, बल्कि इस परिकल्पना पर राष्ट्रीय संकीर्णता का आह्वान किया है। यानी जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती 1885 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, जिन्होंने राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज को खारिज कर दिया, जो हिंदू संस्कृति और परंपराओं के अनभिज्ञ माने जाते थे, पश्चिम प्रभाव में आ गए। आर्य समाज ने संस्कृत और वैदिक शिक्षा की वकालत की है। तिलक ने रानाल्डे और गोखले के सुधार के प्रयासों का विरोध किया। यानी भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है, कुछ भारतीय राजनीतिक चिंतन है, एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। यही जैसे मान लो अगर कोई भारतीय राजनीतिक चिंतन भाई हिंदुत्व की बात करता है या हिंदू धर्म की बात करता है, तो उसका कोई ऐसे भारतीय जो उनका क्या करता है, कई बार विरोध भी करता है। यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है ये कई बार एक दूसरे का विरोध भी हमें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे मान लो किसी भारतीय राजनीतिक चिंतन ने कोई बात बोली है, तो कोई अगर दूसरा कोई थिंकर है उसकी आलोचना भी कर सकता है, उसकी निंदा भी कर सकता है। इस प्रकार से भी हमें दिखाई देता है। रूढ़िवादी हमारा समाज था, उस पर भी कई सारे लोगों ने उस पर क्या व्यंग्य किया है या उस चीज़ों को हटाने का बताने का प्रयास किया, इसको बोलते हैं। देखो भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है मानवता की बातें ज़्यादा करते हैं, मानवतावादी हैं। मानवता नामक एक विचारधारा जिन्होंने तर्क देकर के व्यक्तिगत बुद्धि और समझ को अपना विश्वास रखा है। देखो मानवतावाद का मतलब है हमारे जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, जैसे जाति है, राष्ट्र है, लिंग है, धर्म है, जैसे विभाजन का बंधन नहीं मानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने तर्क दिया कि आध्यात्मिकता पूरी मानवता की उत्पत्ति है। जैसे स्वामी विवेकानंद अध्यात्म की बात करते हैं और अध्यात्म के जरिए हम पूरी मानवता शक्ति को जगाया जा सकता है। उन्होंने वेदांत के व्यवहारिक दर्शन के आधार पर पूर्व और पश्चिम, धर्म और विज्ञान को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने समाज का समर्थन किया क्योंकि यह गरीबों के पक्ष में था, लेकिन उन्होंने भौतिक प्रगति के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की वजह से इसे खारिज कर दिया। यानी भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है वो हमें मानवतावादी ज़्यादा, मानवता यानी आदमी के जो अधिकार हैं उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें, यानी मानवतावादी हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मानवता की बात करेंगे या जैसे महात्मा गांधी देखोगे मानवता की बात करते हैं, या कट्टरपंथी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी विचारक रहे हैं जो मानवतावादी बातें करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन की। अगर हम देखेंगे विशेषताएं, देखो भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ ऐसे कैसे थिंकर हैं जो जाति व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था के कड़े आलोचक हैं और सामाजिक न्याय के पैरोकार थे। खास तौर से अगर मैं नाम लूँ तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले ऐसे हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन है जो जातिवाद का उन्होंने जमकर के विरोध किया। यानी उनका पूरा विचार या थ्योरी ही कह सकते हैं जातिवाद के विरोध में थी। या सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यानी सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब होता है भाई मेरे कि किसी के साथ भी जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज में सभी को न्याय मिले, समाज में सभी को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, यानी समाज में सभी को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के अधिकार सभी को बराबर मिलने चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव ना। उसी प्रकार से कह सकते हैं जैसे BR अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, इनका जो विचार है ज्यादातर इन्होंने जातिवाद के खिलाफ बोला है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला, समाज में जो छुआछूत है। इस प्रकार से भी हमारे कई सारे राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं जो भारतीय हैं। और कह सकते हैं जैसे हमने BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये लोग क्या करते हैं, ये तो जाति प्रथा के विरोध की बात करते हैं। यानी जो समाज में कुरीति हैं उन कुरीतियों को दूर करने की बातें करते हैं। और दूसरा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये भी क्या है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक पार्ट रहा है। ठीक है, दूसरा भारतीय राजनीतिक चिंतन में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी हैं, जो सोशलिस्ट विचारधारा, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
वो सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, समाजवादी विचार भारत में स्वतंत्रता के बाद आया है, 20वीं शताब्दी में आया था। रूसी क्रांति और रूस में मार्क्सवादी राज्य की स्थापना दुनिया भर में प्रभाव पड़ा। समाजवादियों का तर्क है कि समाज मुख्य हितों द्वारा निर्धारित हितों का संबंध है, कोई समाज स्वतंत्र नहीं है, यह प्रमुख हितों का। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समाजवादी विचार एक विचार नहीं था, बल्कि उन विचारों का समूह था जो भारत में मुक्ति आंदोलन के, देखो अगर मैं बात करूं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खां है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर जैसे युवाओं ने स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी समाजवाद से प्रभावित थे और हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य अंग्रेज खिलाफ अहिंसक तरीके पर गांधी जी का जोर देने पर युवाओं का मोह भंग हो गया था, क्योंकि उन्हें दमनकारी नीतियों के खिलाफ इन्होंने हिंसा करा। देखो कई सारे, देखो समाजवाद का मतलब कि जो समाज में समता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समाजवादी विचारक। और समाजवादी विचारक भी भारतीय राजनीतिक में हमें काफ़ी दिखाई देते हैं, जो सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। भाई समाज में बराबरी होनी चाहिए, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक नहीं, हमारा जो समाज है, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, उनको कह सकते हैं वो समाजवादी विचारक हैं। देखा होगा ना कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो खुद को समाजवादी विचारधारा, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप देखोगे मुलायम सिंह यादव है तो किसकी विचारधारा है, समाजवाद की विचारधारा। उसी प्रकार से बिहार में देखोगे तो नीतीश हैं, लालू हैं, किसकी विचारधारा, समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा। और भारतीय राजनीतिक चिंतन में पॉलिटिकल ऐसे कई सारे थिंकर हैं, जैसे मैंने लोहिया की बात की, तो क्या है, समाजवादी विचारधारा। भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें समाजवाद भी दिखाई पड़ता है, जो समाज में एकता की बात करते हैं और समाज में सामाजिक न्याय या समाज में आर्थिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, यानी भाई क्योंकि हमारा समाज क्या था भाई, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो वो बात कहते हैं कि समाजवाद की बात करते हैं। और दूसरा समाजवाद कह सकते हो कि जो कह सकते हैं जो सोवियत संघ की जो विचारधारा है, समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा है, उससे भी कई सारे भारतीय राजनीतिक चिंतन काफी प्रभावित थे। ठीक है, ये भी हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन में दिखाई देता है। उसी प्रकार से भारतीय राजनीतिक चिंतन में कई सारे ऐसे लोग हैं जो महिला और पुरुष के समानता के समर्थक हैं। उदाहरण के लिए भारत में स्वतंत्रता और समानता के पश्चिम विचारों का प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज में महिलाओं की दुर्दशा की ओर ध्यान गया। यह आमतौर पर कहा जा सकता है कि पुरुष सुधारकों ने औपनिवेशिक काल के दौरान जेंडर समानता को बात कही है। सती प्रथा, महिलाओं के खिलाफ प्रथाओं के खिलाफ राजा राम मोहन का अभियान उल्लेखनीय है। यानी कह सकते जैसे सावित्रीबाई फुले हैं, इनको कह सकते जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, या और कई सारी हैं। यानी भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है, कुछ ऐसे भारतीय राजनीतिक चिंतन है, क्योंकि हमारे समाज में भैया महिला और पुरुष के साथ बहुत सारा भेदभाव होता था। सती प्रथा है, बाल विवाह है, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दिया जाता था। जैसे सावित्रीबाई फुले, यानी कह सकते हैं कि जेंडर एकता की बात करती है, यानी जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता था ऐसा भेदभाव ना हो। ऐसे भी भारतीय राजनीतिक चिंतन विचारक रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, सावित्रीबाई फुले हैं जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बातें करते हैं। खास तौर से कह सकते हो भारतीय राजनीतिक चिंतन में वह भी एक विचारधारा रही जो समाज में महिला और पुरुष की एकता की बात करता है, या जो पुरुषों को अधिकार दिए गए हैं वैसे अधिकार महिलाओं को भी मिलने चाहिए, इसकी क्या करते हैं वो बात करते हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले हैं तो महिला शिक्षा की बात करती हैं, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले। ठीक है, यही पंडित जैसे रामाबाई है, जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक व्यवस्था की खिलाफ बात करती हैं। उन्होंने उस समय हिंदू समाज और धार्मिक व्यवस्थाओं के भीतर महिलाओं की दुर्गति के खिलाफ, जैसे अगर आप देखोगे पंडित रामाबाई हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे धर्म में महिलाओं के साथ कितने प्रकार के रीति रिवाज महिलाएं अपनाती हैं, बल्कि पुरुष बहुत सारे रीति रिवाज नहीं करता। किस प्रकार से हमारे धर्म में महिलाओं की बेड़ियां डाल रखी है, इन चीज़ों के खिलाफ इन लोगों ने क्या कर रखा है, आवाज़ उठाई। यानी भाई हमारे समाज में महिला और पुरुषों को, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिले, महिलाओं को पढ़ने लिखने का, या महिलाओं को भी बाहर दिलाने का, या महिला स्वतंत्रता की जो बात करते हैं, ऐसे भी भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं। खास तौर से सावित्रीबाई फुले, पंडित रामाबाई, इन लोगों का नाम कह सकते हैं कि जो महिला पुरुष से यानी जेंडर इक्वलिटी, यानी कह सकते हैं आप लोग कह सकते हैं जो जेंडर समानता की बात करते हैं, यानी जेंडर के आधार पर कह सकते हो भेदभाव को गलत ठहराते हैं और आप खुद को बताते हैं कि महिला और पुरुषों को बराबरी का राइट मिले। ऐसे भी कई सारे भारतीय राजनीतिक चिंतन रहे हैं, जैसे मैंने नाम भी बताया सावित्रीबाई फुले, और आप दूसरा नाम लिखेंगे पंडित रामाबाई। ठीक है, जिन्होंने महिलाओं की आगे बढ़ाने की बात करनी है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा इस्लामी विचारक। भारतीय
ब्रिटिश भारत की शुरुआत में उत्तर भारत में बंगाल जैसे मुस्लिम अभिजात वर्ग के शासन का अंत कर दिया। मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण था, जबकि वह भारत में आधुनिकता की थे। उन्होंने लोगों में ईसाई बनने और इस्लाम की नींव की नष्ट करने का प्रयास किया, इसकी आलोचना की। इसकी तुलना में हिंदू पश्चिमी आधुनिकता से जुड़े, जैसा कि पहले बताया गया कि न केवल सार्वजनिक रोजगार के मामले में बल्कि बौद्धिक पुनरुद्धार में, जैसे सर सैयद अहमद खां है, वो हिंदू मुसलमान एकता की बात करते हैं। यानी भारतीय राजनीति चिंतन में ऐसे कई सारे थिंकर हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। ठीक है, यानी हिंदू मुस्लिम एक ही हैं, वो बल्कि साथ साथ रह सकते हैं। जैसे मैंने सर सैयद अहमद खान ना हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, ऐसे भी लोग भारतीय राजनीति चिंतन में रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊँ, उन्होंने वैज्ञानिक प्रसार की बात की है, मोहम्मडन इंग्लो या अलीगढ़ की स्थापना की। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम आधुनिक मूल्यों और विचारों का अनुकूल है। कवि दार्शनिक मोहम्मद इकबाल, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुसलमानों के बीच एक आधुनिकरण के समर्थक थे, उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया है कि नियत व्यक्ति अपने हाथों में है। इकबाल इस्लामी सार्वभौमिक में विश्वास रखते थे, जबकि वह क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के आलोचक। देखो, इकबाल की अगर बात करूं तो सार्वभौमिक में विश्वास रखते हैं, यानी भाई हर व्यक्ति का हर जगह पर अधिकार है। ये नहीं कि यानी वो कह सकते हो कि राष्ट्रवाद के कट्टर आलोचक है। कौन है? मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कौन सी किताब, सारे जहां से ही अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, जिन्होंने बुक लिख रखी है। यानी सर सैयद अहमद खां और मोहम्मद इकबाल कह सकते हो, जो कह सकते हो भाई। और सर सैयद अहमद खां को देखोगे तो जिन्होंने इस देश के लिए कितना काम किया, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई में इन लोगों का काफ़ी बड़ा लंबा योगदान रहा। साथ ही अगर मोहम्मद इकबाल की बात करोगे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत लिखा, हाँ बाद में आप लोग जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान चले गए थे और इनको पाकिस्तान का नेशनल पोएट भी घोषित किया गया, खास तौर से मोहम्मद इकबाल की बात करूं। लेकिन शुरू में देखोगे जब हमारा देश एक ही था, जब पाकिस्तान बना नहीं था, उस समय अगर मोहम्मद इकबाल को अगर आप पढ़ेंगे तो कहते हैं कि हिंदुस्तान ही उनके क्या है, धरती है, हिंदुस्तान ही उनकी क्या है, जमीन है। यानी कह सकते हो कि ये लोग ज़्यादातर हैं हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसकी बात करते हैं, या मुसलमान भी भारत को अपना ही देश मानते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता जैसी विचारों को लेकर के ये बात करते थे। नहीं, जैसे सर सैयद अहमद खान हैं और मोहम्मद इकबाल हमें दिखाई पड़ते हैं। तो खास तौर से हमारे भारतीय चिंतन में कह सकते हो कि जैसे मैंने हेडिंग बोला था, इस्लामिक विचार, यानी इस प्रकार के भी लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता जैसे बातें करते हैं। ये भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें काफ़ी दिखाई पड़ता है। जैसे कई प्रकार के लोग इससे प्रभावित रहे। खास तौर से देखो, गांधी और नेहरू के राजनीतिक विचार, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान था। गांधी भारत की सभ्यता के प्रतीक बन गए जो मानवता आधार हैं। गांधी का राजनीतिक विचार बहुआयामी है तथा विकास उदारवादी है। यानी आपने देखा कि जब महात्मा गांधी और नेहरू नहीं रहे, आज भी अगर आप देखोगे कई सारे ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं कि भैया मैं महात्मा गांधी के विचारों पर चलता हूं, मैं महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा हूं। यानी कहते हैं अब भारतीय राजनीतिक चिंतन में गांधी और नेहरू इतने बड़े पुरोधा बन गए कि कई सारे ऐसे थिंकर हैं, विचारक हैं जो गांधी नेहरू की विचारधारा की बात करते हैं। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर आप देखेंगे तो गांधी और नेहरू की जो विचारधारा है उसका भी प्रभाव हमें काफी दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जैसे एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कांग्रेस पार्टी है या जो भी समाजवादी लोग, बहुत सारे लोग आपको देखा होगा, मिलते होंगे ना कि मैं महात्मा गांधी, मैं गांधीवादी हूं, मैं गांधीवादी विचार। यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर आप देखेंगे तो गांधी और नेहरू की जो विचारधारा है इसका भी प्रभाव हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है इस पर भी इसका असर हमें बखूबी दिखाई पड़ता है। काफी लोग जो गांधी की विचारधारा से काफी प्रेरित हैं हमें दिखाई, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन में दिखा। उसी प्रकार से नेहरू की जो थ्योरी रही है, जिस प्रकार से राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज की जो थ्योरी है या अन्य प्रकार की जो उनकी विचारधारा है उससे भी काफ़ी हमें दिखाई पड़ते हैं। कई सारे लोगों का प्रभाव इन पर रहा है। कई सारे लोग देखोगे धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे या राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। तो ये इस प्रकार की, यानी भारतीय राजनीतिक चिंतन में अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी प्रभाव हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन में दिखाई पड़ता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में देखोगे राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय भी कह सकते हो, इनकी हम बात करेंगे। देखो, राजा राम मोहन राय जो हैं ये धार्मिक सुधारवाद की भी बात करते थे। देखो, आप सबको पता, अगर मैं राजा राम मोहन राय की बात करूं, पूछा सकता है कि इनके धार्मिक सुधार क्या थे, तो राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद पर बात करते थे। क्योंकि आप सबको पता कि हिंदू धर्म में क्या है, कई सारी देवी देवता हैं, जैसे आपको पता हनुमान है, लक्ष्मी है, या कई प्रकार के शंकर हैं, पार्वती हैं,
राम है, लक्ष्मण है, यानी हिंदू धर्म में क्या था, कई सारे देवी देवता हैं, अनेक के हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय जो अगर आप देखोगे तो एक ईश्वर की बात करते थे, यानी एक ही ईश्वर की अगर पूजा करेंगे तो लोगों में एकता ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में देखोगे तो कई सारी देवी देवता हैं। तो राजा राम मोहन का अगर धार्मिक सुधार, तो इन्होंने एकेश्वरवाद पर बहुत ज़्यादा बल दिया और एकतावाद पर बल देते थे, यानी क्या है, हम सबको एक हैं, एक रहना चाहिए। जैसे अगर बात करोगे जो धर्म है, जो जाति है, उसके आधार पर जो हमारा समाज बटा हुआ था, तो उसमें कहते थे इन्होंने क्या किया भाई, एकता पर बल दिया है, यानी समाज में सामाजिक एकता की बात करते थे। यानी देखा होगा कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, किस प्रकार से हमारा जो समाज बटा हुआ है, यानी हमको जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे अलग नहीं होना है, बल्कि हमें मिलजुल करके क्या, एक रहना है। यानी अगर आप देखोगे तो राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक सुधारक है, इन्होंने एक के शुरुआत पर बल दिया है, एकता पर बल दिया है, और फिर अनुष्ठान जो समारोह होते थे, इन पर भी राजा राम मोहन राय के विचार हैं। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि जो अनुष्ठान होते हैं, जो पूजा पाठ हैं, बड़े बड़े कर्मकांड होते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ होते हैं, इनका भी इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। यानी इस प्रकार से चीज़ें नहीं, जैसे मूर्ति पूजा वूजा, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जगह मैं उसकी बात करूँ, या हिंदू धर्म में देखोगे धर्म के नाम पर कितना पाखंड फैला हुआ है, इस प्रकार की क्या है, हमें विरोधी दिखाई पड़ते हैं, बल्कि सामाजिक एकता या सामाजिक समरसता की बात हमें करते हुए अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय दिखाई पड़ते हैं। खास तौर से राजा राम मोहन राय को जो पूछा जाता है, उनके सामाजिक सुधार क्या हैं, तो अगर राजा राम मोहन राय की अगर बात करूँ तो इन्होंने समाज में सुधार किया। जैसे सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने धर्म युद्ध चलाया। आप सबको पता हो कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती थी, अगर उसके पति की डेथ हो जाती थी, तो उस पति की डेथ होने पर उस लड़की को भी क्या, उस पति के साथ उसको जला दिया जाता था, यानी उसको बोलते हैं सती प्रथा, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो लड़की है, यानी जिसकी साथ जो उसकी पत्नी है, क्या है, उसकी एक प्रकार की संपत्ति है, यानी उसके साथ ही उसको भी खत्म कर दिया जाता था। इस प्रकार की जो मान्यता थी, यानी सती प्रथा के खिलाफ। यानी सती प्रथा तो राजा राम मोहन राय के बारे में, क्योंकि सामाजिक सुधारक हमें ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, तो सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने क्या किया, धर्म चलाया, और सती प्रथा को बंद करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, कई सारे प्रयास किए। उसी प्रकार से सती प्रथा उन्मूलन, भाई सती प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, इसके लिए देखोगे इन्होंने बाकायदा कानून ही बनवा दिया था। खास तौर से देखोगे अंग्रेज जब आते हैं तो सती प्रथा को बिल्कुल कानूनी रूप से उसका उन्मूलन का मतलब सती प्रथा को समाप्त कर देना। सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा जो पूरी थी हिंदू धर्म में फैली हुई थी, जिसमें महिलाओं को भाई पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, उनकी चिता पर उनको बैठा दिया जाता था। तो सती प्रथा का राजा राम मोहन राय जो हैं, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया है और सती प्रथा उन्मूलन के लिए उन्होंने काम किया। दूसरा, उन्होंने सती प्रथा को लेकर के कई सारी विरोध याचिकाएं दी थी। अंग्रेजों को जाकर के कई प्रकार से याचिका देते थे, ज्ञापन सौंपते थे कि भारत में जो सती प्रथा चले इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि सती प्रथा एक बिल्कुल अमानवीय चीज़ है, ठीक है। क्योंकि भाई हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, भाई किसी का पति मर गया है, इसके लिए आप पत्नी को क्यों जला रहे हैं, ये सही नहीं। इसलिए इन्होंने क्या किया था, कई सारी विरोध याचिकाएं, यानी इन्होंने ज्ञापन सौंपे थे, तब जाकर के कह सकते हो कि आगे चल करके सती प्रथा के लिए खिलाफ कानून भी बना। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले, इस प्रकार की बातें भी अगर देखोगे तो राजा राम मोहन राय करते थे, क्योंकि आप सबको पता कि हिंदू धर्म में महिलाओं को संपत्ति का उतना ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता। पति की संपत्ति में तो महिला को किसी प्रकार का अधिकार तो मिलता नहीं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो पिता की संपत्ति में भी महिला को कोई अधिकार नहीं है। एक बात बताइए, कोई महिला है, ठीक है, मान लो उसकी शादी हो गई, उसका पति मर गया, तो उसका कोई व्यक्ति तो नहीं था नहीं। अगर आप देखेंगे तो महिला को ना तो पिता की संपत्ति में कोई अधिकार है, ठीक है, या ना तो अगर आप देखेंगे ना तो पिता की संपत्ति में और ना तो पति की संपत्ति में। तो ऐसे समय में जो महिला है आर्थिक रूप से, देखो भाई, जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है उसका शोषण और दमन होता है। इसलिए कह सकते हैं महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिले, ताकि महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत हो। ये भी क्या है, अगर आप विचार देखें, राजा राम मोहन राय के विचार हैं। जाति प्रथा पर देखोगे तो जाति प्रथा को नहीं मानते थे, क्योंकि भारतीय जो समाज है अलग अलग जातियों में बटा हुआ था, और जाति व्यवस्था से क्या समाज में कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से समाज बटा हुआ। तो जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया है। जिस प्रकार से आपने देखा कि हिंदू धर्म में या देखा होगा खास तौर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जो हमारा समाज है जातियों में बटा हुआ, तो जाति व्यवस्था का भी उन्होंने कह सकते भाई विरोध किया था। शिक्षा पर विचार क्या थे, राजा राम मोहन राय की अगर बात करो तो इन्होंने स्थानीय जो भाषाएं होती थी, क्योंकि ये बंगाल से थे, तो भाई बंगाली भाषा है, गुजराती भाषा है, जो हमारी साउथ की जैसे भाषाएं, तमिल भाषा है,
मलयालम है, कन्नड़ है, यानी भारतीय भाषाओं का भी इन्होंने समर्थन किया है। यानी जो भारत की शिक्षा जो एजुकेशन है लोकल लैंग्वेज में देनी चाहिए। अगर देखोगे तो इसके भी क्या है, हमें समर्थक दिखाई करते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कई सारी अखबार चलाए थे, कई सारी पत्रिकाएं चली थी, जिन अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए सती प्रथा का विरोध किया हो या समाज को जगाने का प्रयास किया हो। तो राजा राम मोहन राय को अगर बात करोगे, इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर चलाए थे, कई सारे अखबार चलाए थे। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो उन अखबारों के जरिए समाज को जगाने का, या जो इन्हें भाई जब कह सकते हो कि जैसे अगर बात नहीं, सती प्रथा का जो विरोध करते थे, कहाँ करते थे? अरे उसी अखबारों में लेख लिखते थे, इनके अखबार पत्रिकाएं भी चलती थी। उधर अगर देखो, राजा राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते, क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था तो अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ लिखता था ना, तो अंग्रेज क्या करते थे, उस अखबार को चलने नहीं देते थे या कई प्रकार के कानून लगाते थे। यानी भारतीय जो मीडिया है उसको स्वतंत्रता की बात अगर देखोगे करते थे। उसके बाद देखोगे व्यापार, मुक्त व्यापार का बात करते हैं। यही व्यापार देखो, भारत में जो व्यापार थे ज़्यादातर कौन करता था? अंग्रेज करते थे। तो भारतीय लोगों को भी व्यापार करने का अवसर मिले, इस प्रकार की बातें भी करते थे। अगला देखोगे राजा राम मोहन राय का राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या है। तो देखो, राजा राम मोहन राय जो है वो जो अंग्रेजों का शासन है इसके आलोचक हैं, क्योंकि जो अंग्रेज है वो भारत के लोगों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन एक जगह पर है हमें समर्थन भी करते हुए दिखाई देते, क्योंकि अंग्रेजों ने देखोगे जैसे यहाँ पर रेलवे का विस्तार किया है, शिक्षा को लेकर के आए हैं, भारतीय लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे। तो राजा राम मोहन राय एक जगह पर अंग्रेजों के समर्थक दिखाई देते हैं, तो एक जगह पर हमें इसके आलोचक दिखाई देते हैं। राजा राम मोहन राय जो राष्ट्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता पर इनके विचार हैं। राजा राम मोहन राय कहते थे कि राष्ट्रवाद के जरिए भारत की स्वतंत्रता आ सकती है, क्योंकि भारत जो है अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो भाई जब तक राष्ट्रवाद विचार नहीं होगा, यानी राष्ट्रवादी विचार और राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, राजा राम मोहन राय नागरिक अधिकार और न्यायिक अधिकार के हमेशा पक्षधर रहे। राजा राम मोहन राय की अगर बात करो तो इनका मानना था कि भाई संविधान बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, और भारतीय लोगों ही कानून को बनाए। यानी नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा न्यायिक अधिकार देने की बात करते थे। सार्वभौमिकता का मतलब था कि हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए हो, सार्वभौमिक हो, भारत में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, चाहे जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, यानी सभी चीज़ों का यूज कर सकते। यानी अगर आप देखोगे राजा राम मोहन राय के अगर देखोगे राजनीतिक विचार क्या है, तो राजनीतिक विचार में देखोगे तो अंग्रेज जो है, यानी जो ब्रिटिश सरकार है, इसके आलोचक भी हैं, इसके समर्थक भी हैं। ज़्यादातर तो आलोचक के समर्थन में ज़्यादा मत लिखना भाई, नेगेटिव बातें ही ज़्यादा लिखना, ठीक है। राष्ट्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता पर, यानी इन्होंने राष्ट्रवाद पर जोर दिया है और भारत की स्वतंत्रता पर इन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो स्वतंत्रता को लेकर के काफ़ी बातें कहते थे। राजा राम मोहन राय जो हैं, अगर आप संविधानवादी हैं, यानी एक नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं, कह सकते हो। ये नागरिक और न्यायिक अधिकार, यानी नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता और ज़्यादा समानता या नागरिकों को अधिकार देने के क्या है, हमें पक्षता दिखाई देते हैं, ठीक है। हमारा है चैप्टर नंबर 3, क्या है? पंडित रामाबाई। देखो, पंडित रामाबाई ने कह सकते हो भाई, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ, यानी महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार से जो महिलाओं को अधिकार नहीं मिला और धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ जो शोषण और दमन होता था, उसके खिलाफ पंडित रामाबाई ने अपनी आवाज़ उठा रखी। यानी कह सकते हो कि महिला के अधिकारों की बात कौन करता है? पंडित रामाबाई करती थी। आपको पता होगा कि भाई जो पुरुषों को अधिकार मिलते हैं वो महिला को अधिकार नहीं मिलता था। यानी पंडित रामाबाई जो हैं वो नारीवादी विचारक हैं। यानी कहने का मतलब है कि पंडित रामाबाई ने एक प्रकार से जो फेमिनिस्ट हमें दिखाई पड़ती हैं, यानी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिले, पुरुषों को बराबर ही राइट मिले। अगर पुरुषों को संपत्ति में अधिकार तो महिला को संपत्ति में अधिकार हो, पुरुषों के बराबर ही अधिकार राइट की बात करती हैं। दूसरा कह सकते हैं, पंडित रामाबाई कहती हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में जिस प्रकार के रीति रिवाज हैं, जिस प्रकार के कर्म कांड हैं, वो महिला और पुरुष की समानता की बात नहीं करते थे। यानी धार्मिक आधार पर जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता था उसके भी विरोध में बातें करती हैं, और साथ में यानी कह सकते हो कि जेंडर समानता के बारे में पंडित रामाबाई कहती हैं। यानी महिलाओं के अधिकारों को लेकर के जिन्होंने भारतीय राजनीति में, पंडित रामाबाई को कह सकते हो, या सावित्रीबाई फुले हैं जो स्त्री शिक्षा की बात करती हैं, लेकिन पंडित रामाबाई महिला के अधिकारों को लेकर के क्या करती हैं, बात करती हैं। जैसे एग्जाम में आपसे सबसे पूछा जा सकता है कि पंडित नारीवादी चिंतन में रामाबाई का योगदान। देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी चीज़ को हम देखते हैं कि जो पंडित रामाबाई हैं उनको लेकर के, यानी महिला अधिकारों को लेकर के बात करती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, भारत में विधवा महिलाओं को मुक्ति दिलाने का इन्होंने
प्रयास किया था। जैसे विधवाएं जो होते, अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो भाई दोबारा उसकी शादी नहीं होती थी, इसलिए विधवा महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए पंडित रामाबाई ने योगदान दिया। और जो हिंदू धर्म में जो महिलाओं को लेकर के रूढ़िवादी विचार थे, जो पुरानी मान्यताएं थी, इसको भी अंत करने की बात करती थी। ठीक है, उन्होंने वर्जिन सेंट मैरी समुदाय में बहनों के साथ संपर्क किया। इंग्लैंड में कह सकते वित्तीय सहायता और प्रवास प्रदान करने के लिए सहमत हुए। बदले में उसने उन बहनों को मराठी सिखाई जो मिशनरी गतिविधियों में महाराष्ट्र से आने वाली थी। यानी कह सकते हो कि अगर पंडित रामाबाई की बात करूं तो विधवा महिलाओं को मुक्ति दिलाने में, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के साथ जो रूढ़िवादी विचार हैं या महिलाओं के साथ जो या कह सकते हो जो पुरानी मान्यताएं, इसके खिलाफ कह सकते हो। दूसरा कह सकते हैं महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाए, महिलाओं को सिखाया पढ़ाया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, इस प्रकार की बातें कह सकते हैं पंडित रामाबाई के जरिए उन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, पंडित रामाबाई कह सकते हैं महिला अधिकारों को लेकर के क्या है, हमें मुखर दिखाई पड़ती हैं। महिला अधिकारों की क्या करती भाई, बात करती हैं महिलाओं को अधिकारों की। और महिला अधिकारों की बात करने के लिए अलग अलग अमेरिका गई थी या ब्रिटेन गई थी, वहाँ पर भी गई थी। पंडित रामाबाई ने देखा कि इन्होंने महिलाओं को लेकर के सदन भी बना करते, जैसे शारदा सदन, यानी महिलाएं क्या करें, आपस में मिलजुल करके क्या बने, ग्रुप बनाए, समूह बनाए, जिसके जरिए महिला खुद ही क्या है, सशक्त हों, इसकी भी बात करती थी। पंडित रामाबाई काफ़ी सक्रिय रहीं। जब ये अमेरिका से लौटी तब इन्होंने कह सकते हैं इन्होंने महिलाओं को लेकर के एक संस्था बनाई ताकि महिलाओं को प्रशिक्षण दे करके इनको आत्मनिर्भर बनाए। महिला शिक्षा के बारे में बात करती कौन, अगर आप पंडित रामाबाई को महिला शिक्षा की बात करती हैं, महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा दो ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें, यानी जो महिलाएं हैं वह भी आर्थिक रूप से मजबूत बने। पंडित रामाबाई ये भी बातें करती थी। भाई अगर एक बताओ, अगर महिला मान लीजिए पढ़ेगी लिखेगी और नौकरी रोजगार करेगी तो आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी, उसका कोई शोषण और दमन नहीं कर पाएगा। इसलिए कह सकते हो कि महिलाओं की शिक्षा की बात करती हैं, महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिले और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कौन बात करता है। अगर देखा होगा पहले लोग पंडित रामाबाई का मजाक उड़ाते थे जब वो भारतीय विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता की बात करती थी या इस प्रकार की। शारदा सदन की पहली शिष्या, यानी इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की है जिसमें आगे चल करके कई प्रकार की। रामाबाई ने कभी भी विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने का काम नहीं किया, सदन के सामने आने में वित्तीय कठिनाइयों की बात की। यानी पंडित रामाबाई की अगर आप बात करोगे तो महिला के अधिकारों को लेकर के इन्होंने क्या किया है, बात किया है। या हिंदू धर्म में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव होता था उस भेदभाव के खिलाफ भी इन्होंने क्या किया था भाई, आवाज़ उठा रखी है। कौन है, पंडित रामाबाई की। ही जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको देखो। नारीवादी चिंतन में रामाबाई का योगदान देखो। रामाबाई बचपन के अनुभव उनके उदार और काफ़ी अपारंपरिक परिवेश रहे। उनके आसपास उत्पीड़ित महिलाओं की वास्तविक रोजमर्रा की कठिनाइयों के अनुभव थे। देखो पंडित रामाबाई जो है ना, अपने आसपास देखती कि महिलाओं का दमन कैसे होता है, महिलाओं का उत्पीड़न कैसे होता है, महिलाओं को डेली किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें पंडित रामाबाई ने खुद ही अनुभव कर रखे थे। यदि वह अपने पिता द्वारा संस्कृत भाषा और शास्त्र में प्रशिक्षित थी, वह पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में महिलाओं पर लगाए गए भेदभाव के प्रति प्रतिबंधों की बहुत अवगत थी। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बड़े पैमाने पर यात्रा की। पंडित रामाबाई ना कई सारे देशों की उन्होंने यात्रा कर रखी थी। और पंडित रामाबाई की अगर बात करो भाई, जो भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, पिता की जो सत्ता है उसका भी ये क्या करती थी, विरोध करती थी। साथ में महिलाओं के साथ जो दमन होता है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठा रखी थी। महिला और पुरुष के आधार पर, जो लिंग के आधार पर, भाई महिला पुरुष है उस आधार पर जो भेदभाव होता था उस आधार का भी उन्होंने क्या क्या विरोध किया है। ठीक है, और महिलाओं के खिलाफ जो सामाजिक बुराई है उसके खिलाफ उन्होंने महिलाओं को जगाने का काम किया है ताकि आगे महिलाएं विद्रोह कर सकें। ठीक है, पंडित रामाबाई का ध्यान हमेशा महिलाओं के द्वारा अनुभव की जाने वाली चीज़ों पर रहा। यानी महिलाओं के साथ देखो, महिलाओं के साथ जैसे यौन अत्याचार होता है, प्रजनन है, घर में महिलाओं की जो भूमिका, महिलाओं की भूमिका केवल पत्नी, बहन, माता के रूप में होती है और महिलाएं घर पर ही रहती हैं। तो उन्हें पढ़ा लिखा करके उनको मजबूत बनाया जाए या महिलाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत, इस प्रकार की बातें करती थी। उन्होंने महिलाओं के पढ़ाने लिखाने की या उनकी बात की है। ठीक है, या हिंदू धर्म में देखोगे जिस प्रकार से महिलाओं को सिर्फ कह सकते हो कि भाई उनकी शादी कर दी जाती थी, तो इसका भी विरोध करती थी। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, राइट मिले, उसकी बात करती हैं। ठीक है, रामाबाई नारीवादी प्रवचन के अनेक मराठी लेख लिखे, यानी महिलाओं को जगाने के लिए उन्हें कई प्रकार के लेख लिखे हैं। स्त्री धर्म नीति को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस पुस्तक में रामाबाई महिलाओं के सती सावित्री मॉडल का सुझाव देती हैं, उनका समर्थन करती हैं कि महिलाओं को शिक्षित
और अच्छी पत्नी बनने की। देखो पंडित रामाबाई अगर मैं बात करूँगा तो महिलाओं को कहती हैं भैया कि तुम अच्छी पत्नी बनो, ठीक है, पढ़ो लिखो, इसकी सलाह देती हैं महिलाओं को। कौन देता है? पंडित रामाबाई, ठीक है। महिला आंदोलन की बात करती हैं और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के पंडित रामाबाई लेकिन एक तरफ अगर देखो पंडित रामाबाई महिलाओं को अच्छी पत्नी बनने का, अच्छी बेटी बनने का, अच्छी बहू बनने का भी वो बातें कहती हैं। कौन है? पंडित रामाबाई। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है महिलाओं को लेकर के जो पंडित रामाबाई इनके जो विचार हैं, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 4, स्वामी विवेकानंद। भाई स्वामी विवेकानंद के विचार क्या हैं? भाई स्वामी विवेकानंद का दर्शन है धर्म को लेकर के, मानवता को लेकर के, स्वतंत्रता को लेकर के, ठीक है। तो इसी की बात करें, स्वामी विवेकानंद, सब जानते हो कि इनका नाम, ठीक है। नरेंद्रनाथ दत्त इनका क्या है? मूल नाम था, बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। एक शानदार व्यक्ति थे, वह पश्चिम और भारतीय दर्शन और इतिहास से शिक्षित थे। समाज में अस्तित्व संबंधी समस्याओं को कहीं अधिक संवेदनशील थे। उन्होंने आधुनिक भारत में एक कट्टरपंथी भक्त पैगंबर को दर्जा दिया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में भारत के बाहर जाकर के उन्होंने खूब सारी प्रशंसा मिली। 1993 में शिकागो में धर्म संसद में दुनिया को दिखाई गई उनकी राह कह सकते हैं व्यवहारिक वेदांत का आधार है, ठीक है। विज्ञान के संयोजन की बात की। स्वामी विवेकानंद के आदर्श और व्यक्तित्व, आध्यात्मिकता की उनकी गहरी समझ है, यानी स्वामी विवेकानंद जो है ना आध्यात्मिकता को लेकर के काफ़ी गहरी समझ है। पूर्वी और पश्चिमी आदर्शों के साथ साथ के परिचय में कई अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों ने एक अनूठा आकर्षण पैदा किया जो संपर्क में आए। अगर थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के कुलीन कायस्थ परिवार, कुलीन भाई अमीर घर में पैदा हुए थे, कोई गरीब के लड़के नहीं थे। एक बात बताऊं, इस किताब में जितने आदमी हैं, जितने लोगों का हम नाम पढ़ेंगे जिन्होंने समाज को जगाया है या सामाजिक बातें की, सारे अमीर घर में पैदा हुए हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे इंटेलेक्चुअल हैं। इस बात को ध्यान रखना, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वही समाज को जगा सकता है। उसी प्रकार से अगर बोलोगे स्वामी विवेकानंद जो है ये भी एक कुलीन परिवार में पैदा हुए थे, अमीर परिवार में। अरे भाई, जो अमीर परिवार में पैदा होगा वही पढ़े लिखेगा, उसे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वही तो समाज को जगा। समाज को हमेशा कौन जगाता है? समाज को जिन लोगों ने जगाने, पढ़ा लिखा वर्ग ही जगाता है। तो इसमें जितने लोगों का हम नाम पढ़, सब एजुकेटेड पर्सन हैं। अरे भाई, जो पढ़ा लिखा वही तो समाज को बताएगा क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, ये सारे ज़्यादातर कुलीन परिवारों से आते हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में इनको दर्जा था, तभी तो इनकी बातें सुनी जाती थी, इनकी बातें लोग मानते थे, ठीक है। उनका परिवार अपनी संपन्नता और परोपकार, विद्वता और स्वतंत्र भावना के लिए जाना जाता था। विवेकानंद की माँ भुवनेश्वरी देवी हिंदू जीवन चरित्र में नारीत्व की शैली थी, फिट बैठती थी। वह एक अत्यंत धर्मपरायण महिला थी, धार्मिक व्रतों का पालन करती थी। यानी स्वामी विवेकानंद जी की जो माता जी थी वो क्या करती थी भाई? धर्म और काफ़ी अच्छा मानती थी, ये धार्मिक रीति रिवाज का पालन करती थी। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माँ की देखरेख में हुई। उन्होंने तपस्या और आत्मसंयम के गुण सिखाए, यानी उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भाई तप करना चाहिए, आत्मसंयम रखना चाहिए, इस प्रकार के गुण। उन्होंने अपने बेटे को बंगाली वर्णमाला और अंग्रेजी शब्द सिखाए, साथ ही रामायण और महाभारत की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। इसलिए उन्हें हिंदू देवताओं के लिए अपना प्यार विकसित किया, जिसके बारे में उन्होंने अपनी माँ से सीखा। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। इनके फादर क्या थे? हाई कोर्ट में जज थे भाई, ठीक है। जो उनको अंग्रेजी और फारसी साहित्य के अच्छे जानकार थे। वह विविध रुचियों के व्यक्ति थे, ठीक है। खाना पकाना उनका शौक था। उन्होंने सामाजिक मामलों में काम किया। उनका दिल भी बड़ा था, अक्सर गरीब रिश्तेदारों का समर्थन करने के लिए विशेष प्रयास करते थे। इस प्रकार विवेकानंद का भविष्य का व्यक्तित्व उनके प्रतिभाशाली माता और पिता से प्रभावित है। यानी कह सकते स्वामी विवेकानंद जो हैं अपनी माता से और अपनी पिताजी से हमें काफ़ी प्रभावित हुए दिखाई पड़ते हैं। माता जी जो हैं उनकी अगर आप देखोगे तो एक हिंदू कह सकते हैं कि सारे रीति रिवाज मानती हैं, जिस प्रकार से बंगाली परिवार से आते थे। तो यानी कह सकते हैं हिंदू धर्म में जो जैसे महिलाएं जो पूजा पाठ करती थी, इनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर पिताजी की बात करो तो पिताजी को देखोगे तो काफ़ी, एक तो हाई कोर्ट के जज थे, दूसरा अगर देखो पिताजी की बात करो तो खाना पकाने में एक अच्छे साहित्य के जानकार थे, अंग्रेजी फारसी भाषा जानते थे। नहीं कह सकते स्वामी विवेकानंद पर अपनी माता और पिताजी का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा है, और इससे शुरू से वो भी दिखाई भी पड़ता था, ठीक है। यानी घर से इनको जो शिक्षा मिली उसी प्रकार से मिली थी, ठीक है। जैसे हम बात करें स्वामी विवेकानंद का जो पूछा जाता है एग्जाम में आएगा, स्वामी विवेकानंद का दर्शन।
तो स्वामी विवेकानंद धर्म को लेकर के क्या कहते हैं, विवेकानंद के लिए धर्म अपरिहार्य है और जीवन को संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धर्म जरूरी है और धर्म हर इंसान के लिए आवश्यक है। धर्म का जन्म मनुष्य की उस घटना का अनुभव करने की इच्छा से हुआ है जो भौतिक इंद्रियों और समझ से परे है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक धर्म में आमतौर पर 3 भाग हैं। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं हर धर्म में 3 भाग, आदर्श, दर्शन और पौराणिक। यानी हर धर्म का कोई न कोई आदर्श होता है, कोई न कोई उसका दर्शन होता है, कोई यानी उसका विचार होता है, उसकी कोई न कोई पौराणिक कथा होती है, उसमें पूजा पद्धति होती है। अंतिम 1-2 धर्मों में भिन्न हो सकता है, लेकिन इस दर्शन और आदर्श के मामले में यानी स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर धर्म में दर्शन और आदर्श जरूर होंगे। और स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भाई धर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जीवन के संचालन के लिए क्या है, धर्म जरूरी। धर्म से नकारते नहीं, धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते हैं, ठीक है। धर्म ही तो बताएगा क्या गलत है क्या सही है। इसलिए देखा कि उन्होंने धार्मिक विचारों को देखो, सभी धर्मों का उद्देश्य मानव जाति को आध्यात्मिक एक है। देखो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जितने धर्म है वो मनुष्य को क्या धार्मिक एकीकरण की बात करते हैं। अरे भाई सभी धर्म है, मनुष्य को अच्छी बातें सिखाते हैं, कोई धर्म खराब बात सिखा रहा। अरे भाई हर धर्म बताता है कि इंसान की मानवता की बात करो, हर धर्म बताता है कि अन्याय नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी जितने भी धर्म क्या है वो एकीकरण की बात करते हैं। सभी धर्म क्या है लगभग कर देखो। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा है कि धर्म वह विचार है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर बढ़ाता है। यानी स्वामी विवेकानंद कहते हैं धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ सकता है, ठीक है, और धर्म जरूरी है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का मानवता को लेकर के, विवेकानंद ने माना है कि जीवन के अंतिम वास्तविकता अध्यात्म का होना, यानी हर व्यक्ति में अध्यात्म का होना बहुत जरूरी है। यहाँ से पता चलता है कि मनुष्य आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों को एक सुसंगठित एकता है। यह आध्यात्मिकता का अस्तित्व है जो मनुष्य अद्वितीय और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ बना। यानी स्वामी विवेकानंद जो है मानते हैं कि हर व्यक्ति को पूजा पाठ करनी चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, यानी आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि मानव शरीर ब्रह्मांड में सबसे बड़ा शरीर है और मनुष्य सबसे महान प्राणी है। मनुष्य सब पशुओं और सब स्वर्गदूतों से ऊंचा है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य की सर्वोच्चता स्थापित करके वह मनुष्य की आत्मा में ईश्वर की सर्वोच्च प्रतिनिधित्व को घोषित करके पीड़ित और भ्रमित मानवता को सांत्वना देना चाहते हैं। देखो भाई स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसको ईश्वर के प्रति जाना चाहिए, वो ईश्वर को पा सकता है, ठीक है। यानी मानवता की बात करते हैं, यानी इंसान को मानवता होनी चाहिए, इंसानियत की बात करते हैं। दूसरा स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखो स्वामी विवेकानंद स्वतंत्रता आत्म का सार है, आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव करना अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आपको यात्रा करनी चाहिए, आना जाना चाहिए। किस प्रकार की यात्रा? आध्यात्मिक यात्रा। जैसे कहीं पर पूजा, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, जैसे तुम लोगों ने देखा नहीं, लोग घूमने फिरने जाते हैं इधर उधर पूजा पाठ। देखो कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई वैष्णो देवी के मंदिर जा रहा है, कोई साईं बाबा के यहाँ जा रहा है। इसे वो बोलते हैं धार्मिक यात्रा। धर्म संसद, उन्होंने कहा कि प्रत्येक को दूसरे की भावना को आत्मसम्मान, यानी हर व्यक्ति को, जैसे मैं हूँ तो अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, इस प्रकार की बातें कहते थे, ठीक है। उन्होंने एक स्वतंत्र शरीर, मन और आत्मा का पोषण करना चाहिए। उनके लिए स्वतंत्रता प्रहरी है। यदि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करके सिद्ध होता है तो बदले में एक आदर्श समाज, यानी व्यक्ति को क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकता है, यानी स्वतंत्रता के क्या है? पक्षधर हैं, ठीक है। संक्षिप्त में अगर मैं बोलूँ, स्वतंत्रता की अवधारणा सर्व समावेशी है और इसे समाज में अलग अलग थलग करके, यानी स्वतंत्रता को हम अलग अलग करके नहीं दे सकते। यानी सामाजिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की भी स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं? बात करते हैं। यानी आप लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद धर्म को मानते हैं और धर्म इंसान के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। इंसान में मानवता हर होनी चाहिए, यानी इंसानियत होनी चाहिए। धार्मिक आधार पर मानवता हो भाई, यानी मानवता के आधार पर आप लोगों की भलाई करें, आप लोगों का सहयोग करें। यह स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता की, और किस प्रकार की स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। यानी आपको आध्यात्मिक यात्रा, यानी आपको अध्यात्म मानना चाहिए। यानी धर्म क्या है? इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और धर्म के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है और धर्म व्यक्ति के लिए बहुत परम आवश्यक है। और आज सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो है, जिन्होंने शिकागो में जा करके धर्म संसद में हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें की थी और जिसका आज तक भी भारतीय सभ्यता, देखोगा आज भी स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा मान सम्मान है। यानी उन्होंने कह सकते हैं एक धार्मिक नेता के रूप में उनको हम मान सकते हैं, जिन्होंने कह सकते हैं कि धर्म को एक
आस्था दिलाई, सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं बल्कि धार्मिक एकता की हमेशा बात करते थे। देखो स्वामी विवेकानंद जी जो है ना, हर धर्म का रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। ये नहीं अपने धर्म को तो मानते थे, अपने धर्म की बात तो करते थे, लेकिन दूसरे धर्म को भी क्या करते थे, आदर करते थे, अनादर नहीं करते थे, ठीक है। जिस प्रकार से समावेशी एकता की बात करते धर्म को लेकर के, ठीक है। पुरानी परंपराओं को पुनः प्राप्त करने की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद है कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, उन पुरानी परंपराओं और पुराने रीति रिवाज को लाने की बात करें। 4.3 में यही सारा बता रखा है। खास तौर से स्वामी विवेकानंद के धार्मिक विचार या स्वामी विवेकानंद के अगर विचार हैं तो लिखना उनके धार्मिक विचार, धर्म की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है, धार्मिक एकता की बात करते हैं। इस प्रकार की आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा और हेडिंग बना करके लिख देना, ठीक है। चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, यमके गांधी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम गांधी की बात करेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। तो भाई महात्मा गांधी के क्या विचार हैं? अगर हम महात्मा गांधी के विचार करते हैं तो महात्मा गांधी का पहला विचार है स्वराज, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो किसकी बात करते थे? स्वराज की बात करते थे, ठीक है। अपना राज, स्वराज, पहला पॉइंट क्या? महात्मा गांधी का पहला विचार क्या? स्वराज। क्योंकि हमारा देश गुलाम था तो महात्मा गांधी स्वराज की बात करते थे कि यानी भारतीय लोगों का शासन है, स्वराज की बात करते हैं, पहला। दूसरा, सत्य की बात करते हैं, सत्य बोलना चाहिए, सत्य की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा, अहिंसा की बात करते हैं। महात्मा गांधी क्या? अहिंसा की बात करते, तीसरा, थर्ड, अहिंसा की बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से महात्मा गांधी जो है क्या है? दर्शन की बात करते हैं, ठीक है। राम राज की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, ठीक है। राम राज आना चाहिए, एक अच्छा शासन आना चाहिए, राम राज की बात करते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी सत्य अहिंसा इनकी विचारधारा है, ठीक है। दूसरा, अगर महात्मा गांधी की बात करोगे तो महात्मा गांधी स्वराज की बात करें, क्योंकि उस समय देखा हमारा देश क्या था? गुलाम था, ठीक, अंग्रेजों गुलाम था, तो स्वराज की बात करते हैं, यानी स्वतंत्रता की, यानी बोलते थे अंग्रेज, यानी हमारे देश को स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इनके 2-3 विचार हैं महात्मा गांधी के। एक तो स्वतंत्र होना चाहिए देश, स्वतंत्रता पर इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। दूसरा, सामाजिक एकता की भी बात करते थे, समाज को जगाने की बात करते, सामाजिक एकता हो, ठीक है। महात्मा गांधी अगर बात करोगे जो दलितों के उद्धार की बात करते हैं या छुआछूत का, महात्मा गांधी ने काफ़ी विरोध किया है, इसको नहीं मानते थे। तो ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारी आपको क्या बनानी है? हेडिंग बनानी है, और उसी हेडिंग बना करके क्या कर देना है? अच्छे से एक्सप्लेन कर देना महात्मा गांधी के क्या विचार हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे सत्य है, अहिंसा है, स्वराज है, ठीक है, या हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे महात्मा गांधी, बात करते थे, ठीक है। समाज में या समाज में जाति आधार पे जो भेदभाव था वो नहीं होना चाहिए, राम राज की बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या है? सारे महात्मा गांधी के विचार हैं। इसी की एक एक बात को क्या करना है? हेडिंग बनाना है, सारी जो मैं बता रहा हूँ, और हेडिंग बना करके इसको एक्सप्लेन कर देना, यही हो जाएगा महात्मा गांधी के जो विचार हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, वैसे भी महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा या इस प्रकार की बातें करते थे, सत्य अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए, उदार व्यक्ति, उदारवादी, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी गाल कर देना चाहिए, यानी एक प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, यानी हिंसा का हमें दमन, हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो लोकतंत्र की बात करते थे, संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते थे, और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के पुरोधा हैं बी आर अम्बेडकर। सामाजिक सोशल जस्टिस समझते हो? समाज में किसी के साथ दमन ना हो, उत्पीड़न ना हो, समाज में सबको बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी का राइट मिले, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोशल जस्टिस के हैं, ठीक है। खास तौर से अगर बी आर अम्बेडकर तो सभी लोग जानते होंगे, बी आर अम्बेडकर के विचार क्या हैं? तो पहला जो है अम्बेडकर के जो विचार है, अगर आप देखेंगे तो जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए। पहले जाति प्रथा का इन्होंने क्या है भैया? विरोध किया, ब्राह्मणवाद का इन्होंने विरोध किया था। दूसरा, छुआछूत, हमारे समाज में क्या थी भाई? छुआछूत था, ठीक है, छुआछूत है, छुआछूत का अंत होना चाहिए, यानी अंबेडकर छुआछूत के खिलाफ इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं। अगर आप देखेंगे तो छुआछूत का भारतीय संविधान में तो इन्होंने बाकायदा कानून ही बनवा दिया है, ठीक है। तो ये छुआछूत का भारतीय संविधान, देखो अंबेडकर जो है संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी संविधान होना चाहिए, और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। संविधान के आधार पर जाति पर इन्होंने खास तौर से इन्होंने बोला कि
जाति पर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जाति को एक प्रकार से गलत मानते हैं, क्योंकि जाति के जरिए ही क्या होता है, समाज में भेदभाव हो रहा है और जाति के जरिए ही छुआछूत इस प्रकार की बातें बढ़ रही हैं। ठीक है, अगर मैं अंबेडकर की बात करूँ तो अंबेडकर जो है, अगर आप देखोगे तो या क्या किसकी बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, या सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस क्या है, जैसे आप सबको बताऊं भाई, हमारे समाज में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, लेकिन सबको न्याय मिलना चाहिए, जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव ना हो। सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि संसाधन है, मान लो भाई प्राकृतिक संसाधन है, तो भाई प्राकृतिक संसाधन का लाभ ब्राह्मण को मिले, क्षत्रिय को मिले, वैश्य को मिले, शूद्र को मिले, यानी सबको बराबर लाभ मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस। ठीक है, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, यानी सभी को समान न्याय मिले। ठीक है, यानी सोशल जस्टिस को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, छुआछूत इस प्रकार की बातें तो आप लोग जानते होंगे कि बी आर अम्बेडकर जो विचार है, धार्मिक विचार भी बी आर अम्बेडकर का धार्मिक विचार है, लेकिन धर्म को ज़्यादातर डिनाई, क्योंकि धार्मिक आधार हिंदू धर्म में जिस प्रकार से छुआछूत था उसका विरोध करते थे। बाद में आप सबको पता है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कि बाद में बी आर अम्बेडकर को, लेकिन अम्बेडकर को लेकर के दो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, यानी समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिले, सबको बराबर माना जाए। ये नहीं भाई जाति के आधार पे भेदभाव हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ सामाजिक न्याय का मतलब, भैया अगर कुआं है, अगर एक एग्जांपल बताऊं, आप सबको पता कि भाई जो कुआं होता था सिर्फ उसका पानी ब्राह्मण पी सकता था, क्षत्रिय पी सकता था, शूद्र अगर कोई कुएं के पानी भर लेता था तो उसको सजा दी जाती थी। ये सही नहीं है भाई। अगर कुआं है, अगर पूरे गांव पानी पिएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इसी को बोलते सामाजिक समानता या सामाजिक समरसता की बात करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं सभी पर सबका समान अधिकार है। प्राकृतिक संसाधन है, कुएं हैं, नलकूप है, नाली है, सड़क है, खड़ंजा है, यानी सभी चीज़ों पर सभी का बराबर का अधिकार है। ये नहीं है ब्राह्मण ही पानी पिएगा कुएं पर, ऐसा नहीं होनी चाहिए। या न्याय जो मिलेगा ब्राह्मण को मिलेगा, क्षत्रिय को मिलेगा, अन्य लोगों को मिलेगा नहीं, इसी को बोलते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर सरकार कोई योजना लेकर के आ रही है तो उस योजना का लाभ हर व्यक्ति को बराबर मिलेगा, ये सामाजिक न्याय। और आरक्षण जो है ये भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर ने आरक्षण लेकर के थे, आरक्षण बाबा साहब ने या बी आर अम्बेडकर ने आरक्षण को लेकर क्यों हुआ है भाई? आरक्षण का मतलब है क्योंकि दलितों के साथ इतना जो उत्पीड़न हुआ है, जो दमन हुआ, वो बहुत पिछड़ गए, यानी उनको भी आगे आने के लिए बराबरी यानी इक्वल फील्ड मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कह सकते हो कि समाज में जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय बहुत आगे थे, यानी जो आरक्षण है ये भी सामाजिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। क्योंकि आप सबको पता कि जो हिंदू, अगर जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय, जो वैश्य हैं, ये बहुत आगे थे, इनका लेवल बहुत आगे है, तो भाई जो कह सकते हैं जो दलितों के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ था, एससी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट तो पूरे संविधान में ट्राई करते हैं एससी लिखना, एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जो इतना सारा छुआछूत होता था वो समाज में पूरी तरह पिछड़े हुए थे, तो कम से कम उनको समाज में सामाजिक एक बराबरी लाने के लिए उनको आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण भी एक सामाजिक न्याय है, ठीक है, सोशल जस्टिस है, अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, यानी सभी को बराबरी का अधिकार मिले, यानी जाति के आधार पे या किसी चीज़ के आधार पे भेदभाव ना हो, सोशल जस्टिस की बात करते बी आर अम्बेडकर। छुआछूत की खत्म करने की बात करते थे कि जिस प्रकार से छुआछूत होता था, अरे भाई होता था ना, कुएं से जो पानी होता था भर नहीं सकते थे, दलित जो लोग होते थे, भर लेता था भाई उसको सजा सुना दिए करते थे। तो वही है ना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र किस आधार पे? सभी को बराबरी का अधिकार हो। ठीक है, जाति के किसी आधार पे भेदभाव। अम्बेडकर को लेकर के, तो अम्बेडकर का इस मूलतः विचार है, इसको लिख करके जरूर आना, अस्पृश्यता का अंत कर देना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, या लोकतंत्र की बात करते हैं, संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। लोकतंत्र हो लेकिन नियम कानून के साथ बातें होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी नहीं मुंह जबानी नहीं चलेगा भाई। ठीक है, संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और इसीलिए देखा होगा बी आर अम्बेडकर ने क्या किया है कि जो जातियां समाज में दबी कुचली और पिछड़ी हुई थी उनको आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय को स्थापित करने की बात की है। ठीक है, इवन अगर आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर
राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र, ठीक है, यानी हमें जाति, धर्म, भाषा इस आधार पे छोड़ करके बल्कि हमें राष्ट्र के नाम पर इकट्ठा होना चाहिए। राष्ट्रवादी विचार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के, जनगण मन अधिनायक लिखने वाले ना, अगर उनको जनगण मन अगर आप पढ़ेंगे तो क्या है, सारी चीज़ों को उन्होंने बात करके ना, बंगाली हैं, बंगाल में इनका जन्म हुआ, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व बंधुत्व की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, राष्ट्रवादी विचार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के। राष्ट्रवाद को लेकर क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद की धारणा को लेकर कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है, आगे चल करके पहले तो राष्ट्रवाद की बात करते, बाद में इनका राष्ट्रवाद से मोह भी भंग हो जाता था। राष्ट्रवाद के यूरोपीय और केंद्रीय विचार का इन्होंने विरोध किया। राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचारों की गलत व्याख्या की गई। अगर राष्ट्रवाद को लेकर के बात करोगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर शुरू में राष्ट्रवाद के हमें समर्थक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने राष्ट्रवाद का क्या है भाई विरोध भी किया था, इसकी गलत धारणाओं का, ठीक है। उसी आधार पर देखोगे जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, ठीक है, विश्व बंधुत्व यानी मिलजुल करके आपको रहना चाहिए, ठीक है, उसकी बात करते हैं। मूलतः जैसे हम लोग बात भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई कुछ भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, बात करते हैं। देखो ध्यान सुनना, जैसा उल्लेख किया कि टैगोर केवल कवि नहीं थे, वह एक भारतीय दार्शनिक थे। उन्होंने विभिन्न धारणाओं के साथ जुड़ने की कोशिश की है। टैगोर जीवन काल में राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण धारणा थी, जिस पर कई विद्वानों ने चर्चा विवाद किया है। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। इस प्रकार भारतीय लोगों के आपस में राष्ट्रवाद की भावना विकसित कर रहे थे। टैगोर ने राष्ट्रवाद के महत्व को समझा और ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। राष्ट्रवाद को सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना विकसित की। देखो शुरू में राष्ट्रवाद को लेकर के ना, राष्ट्रवाद के साथ टैगोर जुड़ते हैं, लेकिन जब राष्ट्रवाद को टैगोर समझते हैं तो वे इसकी क्या करते हैं भाई, आलोचना भी करते हैं, ठीक है। देखो समझो भाई, जब अंग्रेजों ने देश को गुलाम बना लिया था तो हमारे देश में क्या था भाई, क्या था, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है। तो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, तो लोग आपस में क्या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बटे हुए थे। तो शुरू में तो राष्ट्रवाद को लेकर के समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में अगर टैगोर की बात करोगे तो राष्ट्रवाद को लेकर के इसकी विरोध में भी उतरते हैं, ठीक है। हालांकि इसका मतलब यानी कि उन्होंने भारत के प्रति लगाव नहीं था, अलबत्ता उनकी भावनाएं भारतीय क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, आबादी तक सीमित नहीं है। उनके पास विश्व एकता और सहयोग की व्यापक दृष्टि है। आइए हम राष्ट्रवाद के उनके विचारों को समझने की कोशिश। राष्ट्रवाद की धारणा, राष्ट्रवाद को परिभाषित करना बहुत कठिन है। अनेक विद्वानों ने इस शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए देखो, राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। ध्यान रखना, अगर पूछा राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो एकता की बात करती, यानी व्यक्ति को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वर्ग के नाम पर, भाषा के नाम पर, इस नाम पर अलग अलग ना बटे, बल्कि एकता के नाम पर, यानी देश के नाम पर इकट्ठा होने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। राष्ट्र क्या है, एक विचारधारा, अप्रोच है, थिंकिंग अप्रोच है भाई, ठीक है, कि हमें अलग अलग क्षेत्र के नाम पर नहीं बल्कि देश के लिए एकजुट होना चाहिए। इसीलिए कैसे राष्ट्रवाद की अवधारणा है। देखो शुरू में क्या था, हमारा देश अंग्रेजों गुलाम था भाई, सबको पता है अंग्रेज गुलाम था। तो उस समय हमारा जो देखा होगा ना, जैसे बंगाल है, बिहार है, या अन्य राज्यों, देखो अलग राज्य थे, अलग जाति धर्म थे, इस आधार पे हम लोग बटे थे, क्योंकि भारत में कई सारी देसी रियासतें थी। तो भाई अलग हम देसी अगर भाई बंगाल की बात करेंगे, अवध की बात करेंगे, सिंध वाले सिंध की बात करेंगे, पंजाब वाले पंजाब की बात करेंगे, या इस प्रकार से नहीं चलेगा ना। तो अंग्रेजों यानी हमें मिलजुल करके काम करना है। इसलिए राष्ट्रवादी भावनाएं शुरू के क्या है, राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़े थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। बाद में टैगोर ने क्या, राष्ट्रवाद से इनका मोह भंग हुआ। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि टैगोर का जन्म उस समय हुआ जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित हो रहा था, गति पकड़ा था। 1857 में टैगोर के जन्म से केवल 4 साल पहले भारत में स्वशासन के लिए पहला सैन्य युद्ध हुआ। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता। 1905 में बंगाल के विभाजन की ब्रिटिश नीति की प्रतिक्रिया स्वदेशी अपना देश आंदोलन शुरू। इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद को विकसित किया। हालांकि स्वभाव से अराजनैतिक टैगोर पहले आंदोलन की ओर आकर्षित हुए और व्याख्या देने लगे। देशभक्ति गीत लिखना शुरू किया। उन्होंने समय समय पर भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया। हालांकि उनका अपना गैर भावनात्मक दूरदर्शी तरीका था, लेकिन उसके तुरंत बाद टैगोर ने देखा कि आंदोलन हिंसक हो गया और राष्ट्रवाद के नाम पर निर्दोष नागरिक जो कि किसी कारण से उदासीन थे उनके खिलाफ आंदोलन किया, और विशेष रूप से मुस्लिम जो व्यवहारिक और राजनीतिक कारणों से विभाजन के बाद। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, देखो भाई आप सबको जब बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल के विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन चलता है।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली हैं, तो बंगाली होने के कारण एक से राष्ट्रवाद के प्रति जुड़ते हैं। देखो जब अंग्रेज भारत में थे तो उस समय कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के समय कहते राष्ट्रवादी धारणाएं बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर देखोगे हिंसा जो होती थी उसको रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखो राष्ट्रवाद को मानते ही रविन्द्रनाथ टैगोर, मानते अच्छी बात है, राष्ट्र के नाम पर हमें एकजुट होना चाहिए, राष्ट्र के नाम पर हमें अंग्रेजों को तभी हम भगाओ राष्ट्र के नाम पर। लेकिन राष्ट्र के नाम पर जब हम आंदोलन करते हैं, जब वह राष्ट्र के नाम पर जो आंदोलन जब वह हिंसक होता है, जब उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, उसके समर्थक हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। बैठो जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और स्वदेशी आंदोलन चलता है जिसे हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं, तो बंग भंग आंदोलन के समर्थक हैं, राष्ट्रवाद के साथ बिल्कुल जुड़े रहे हैं। अगर देखोगे हर जगह पर राष्ट्रवाद का इन्होंने समर्थन किया। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जब बंग भंग आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन में जब राष्ट्रवाद के नाम पर इतना आंदोलन होता है और जब वहाँ पर कह सकते एक प्रकार से हिंसा का आंदोलन होता है, तो यानी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। राष्ट्र के नाम पर अगर राष्ट्रवाद के नाम पर अगर हिंसा फैलेगी तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसके समर्थक नहीं, राष्ट्रवाद के समर्थक हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंसा होती है, जो दमन होता है, जो उत्पीड़न होता है, उसके समर्थक नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर, आप इसको कह सकते हैं। देखो नेशनलिज्म के सपोर्टर हैं, नेशनलिज्म को मानते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा है, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसके सपोर्टर नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंसा होती थी उसका उन्होंने विरोध किया है, ठीक है। क्योंकि भाई राष्ट्रवाद आएगा तभी तो हमारा देश स्वतंत्र होगा, तो राष्ट्रवाद होना जरूरी है। अंग्रेज के खिलाफ हम लड़ाई तभी लड़ पाएंगे। अगर एक बात हो, हर कोई व्यक्ति अपना क्षेत्र के नाम पर अगर अलग अलग रहेगा तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाते। राष्ट्रवाद जरूरी था, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जो हिंसा हो रही है उसके समर्थक नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने देशभक्ति गीत लिखे, राष्ट्रवाद के नाम पर तो इन्होंने जनगण मन अधिनायक सारी चीज़ें नहीं लिख रही, राष्ट्रवादी गीत लिखे। लेकिन बंग भंग आंदोलन भी शामिल हुए थे, बंग भंग आंदोलन में गए थे। लेकिन बंग भंग आंदोलन जो जिसे हम स्वदेशी आंदोलन 1905 का जो आंदोलन जब बंगाल का विभाजन होता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल को एक धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया था, यानी एक जगह पर मुस्लिम मेजोरिटी में आ गए थे, एक जगह पर हिंदू मेजोरिटी में आ गए थे, ठीक है। इस प्रकार से तो इसका बड़ा विरोध होता था, बंगाल का जो विभाजन किया गया था। और वहाँ पर एक प्रकार से जब स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ राष्ट्रीय चीज़ों का ये एक प्रकार की राष्ट्रवादी विचारधारा थी। तो उस राष्ट्रवादी विचारधारा से हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जुड़ते हैं। लेकिन उस राष्ट्रवादी विचारधारा में जब बंग भंग आंदोलन चलता है, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, उस आंदोलन में जब हिंसा होती है तब वह उस राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है। हिंसक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रवाद के समर्थक हैं बट हिंसक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद यूरोप में होता है, जो यूरोप में भी तो राष्ट्रवाद आया था, राष्ट्रवाद का जन्म ही यूरोप में हुआ, उसके बाद तो भारत में आया था। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद का भी इन्होंने विरोध किया है, क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रवाद भी हिंसात्मक है, हिंसा का सहारा लेता है आगे चल करके। राष्ट्रवाद के नाम पर इकट्ठा होते थे, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जब उनको वहाँ पर शासक या राजा को उठाना पड़ता तो हिंसक होता है। फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, ये हिंसक क्रांति हुई है ना। तो हिंसा के सपोर्टर नहीं है, राष्ट्रवाद के सपोर्टर हैं, मानता हूँ। लेकिन यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसके भी विरोध करते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रवाद हिंसा का सहारा लेता है तो उसके सपोर्ट नहीं करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार है भाई? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, और जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तब हमारे देश को जोड़ने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की योजना चलते हैं, जो कह सकते जिसे हम नेहरू का विचार कहते हैं। नेहरू का पहला विचार क्या है? अगर आप देखोगे भारत को उन्होंने गुट निरपेक्ष बनाया है। हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं, नेहरू के विचार की बात कर रहा हूँ। नेहरू जो राज्य निर्माण और वैज्ञानिक संस्कृति की बात करते थे। देखो जो नेहरू हैं वो धर्म की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बल्कि वैज्ञानिक संस्कृति की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं नेहरू, ठीक है। यानी पुरातन संस्कृति पुरानी रीति रिवाज के समर्थक नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा, नेहरू जो है अर्थव्यवस्था पर नेहरू के विचार है कि नियोजित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमें तमाम तरह के स्टेप लेने चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब वो अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि या उद्योग सारी चीज़ें शामिल हो, जिसके जरिए देश का डेवलपमेंट हो। यानी नेहरू जो है कृषि के विकास पर इन्होंने बहुत, आपने पता जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पर थी, कृषि को हमने बढ़ावा दिया, खाद्यान्न चीज़ों को। उसी प्रकार से नेहरू जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है।
औद्योगिक विकास की बात करते हैं, उद्योग धंधे लेके ताकि डेवलपमेंट हो। यानी नेहरू की अगर बात करोगे तो विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़े, व्यापार बढ़े, या पुरानी रीति रिवाजों के समर्थक नहीं है, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसी प्रकार से जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कई प्रकार से विदेश नीति लगाई। तो विदेश नीति में देखा होगा क्या, गुट निरपेक्ष रहे। भारत ना तो सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल हुआ, न तो अमेरिका के ग्रुप में शामिल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आप सबको पता कि उस समय शीत युद्ध चल रहा था, तो शीत युद्ध में भी देखा होगा कि भाई भारत जो है गुट निरपेक्ष रहा, किसी ग्रुप में शामिल है, क्योंकि नेहरू का मानना था कि भारत को अभी किसी ग्रुप में शामिल है, क्योंकि भारत को एक तीव्र विकास की ज़रूरत थी। इसलिए क्योंकि हम अगर किसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो हमें दूसरे का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, यानी हमें सबका सपोर्ट मिले, इसलिए उन्होंने भारत को गुट निरपेक्ष रखा। या कह सकते हैं कि वैज्ञानिक संस्कृति की मुखरता की बात करते थे, इस संस्कृति की बात करते थे, लेकिन वैज्ञानिक संस्कृति, पुराने रीति रिवाज, पुराने ढर्रों की बात नहीं करते हैं, रूढ़िवादी विचार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक विचार हैं नेहरू के, ठीक है। अर्थव्यवस्था के पर इनके विचार हैं, यानी अर्थव्यवस्था जीडीपी को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के स्टेप उठाने चाहिए, ठीक है। कृषि के विकास की बात करते थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली पंचवर्षीय योजना है जो चलती है वो कृषि पर ही चलती है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने बढ़ाने का काम किया। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को दूसरी पंचवर्षीय योजना चला करके भारत में तीव्र गति की विकास की बात करते हैं। औद्योगिक विकास की भी बात करते हैं, उद्योग धंधे लगने चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेहरू का जो विचार है, नेहरू राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, नहीं राष्ट्र के नाम पर हमें इकट्ठा होना चाहिए और डेवलपमेंट का तरीका अपनाना चाहिए। नहीं पुराने रीति रिवाज जो चीज़ें हैं उनकी बात नहीं करते हैं। नहीं धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि आधुनिक विचारों से हमें ज़्यादा प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। राष्ट्र को लेकर के बातें करते हैं। देखो संवैधानिक निर्माण की बात करें, संविधान के पुरोधा थे, संविधान होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए। जिस प्रकार से आप सबको पता कि पंडित नेहरू जो है, अगर आप बात करें नेहरू की अगर मैं बात करूं तो भाई भारत का जो संविधान बना उसमें इनका अमूल्य योगदान है। तो नेहरू का ही कारण था कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अपनाया है, हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संघवाद में, राज्यों का जो पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो रहा, इसमें नेहरू का बड़ा योगदान है। पंचायती राज व्यवस्था के जरिए हम लोग विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, जो इसका ये क्या है, पंडित नेहरू के क्या है योगदान है। जवाहरलाल नेहरू भाई धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्मनिरपेक्ष हैं, ठीक है। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है विचार हैं, जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ इसको हेडिंग आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब भारत का संविधान बना उसी में अगर आप देखोगे तो भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, इस प्रकार के यानी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, बल्कि धर्म के आधार पर सबको माना जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। कट्टरता की बात नहीं करते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं, ठीक है। और दल निर्माण, भारत में कई प्रकार की जो पोलिंग पार्टी है बहुदलीय की व्यवस्था के समर्थक हैं। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ये नेहरू इसको मानते थे। संघवाद की बात करते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली जो है इसकी बात करते हैं। संसदीय लोकतंत्र, जैसे भारत में संसद यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके समर्थक हैं। पंचायती राज, पंडित नेहरू का मानना था कि पंचायतों के जरिए हम लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत बना सकते, क्योंकि एक देखा होगा कि जैसे हमारी केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बाद जब हमारी पंचायतें बनी, लेकिन नेहरू के टाइम पर तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, लेकिन बाद में देखा जब 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तो 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन के जरिए अगर आप देखेंगे तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था आती है, यानी सत्ता में, यानी शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात, यानी शक्तियां अलग अलग लोगों में बांट देनी चाहिए, इससे व्यवस्था अच्छी चलेगी, उसकी बात करते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये सारे नेहरू के विचार हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो है ये समाजवाद की बात करते हैं, क्या है, समाजवादी विचारक है, समाजवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। देखो राम मनोहर कहते हैं कि लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, समाजवादी, यानी समाज में सभी को बराबरी का अधिकार मिले, समाज में सभी को बराबर माना जाए, ठीक है। ऊंच नीच, छुआछूत, इस प्रकार की बातें ना हों। समाजवादी, देखो समाजवाद का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती हैं, सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनती हैं, सरकार की जो योजना, इसका सभी को लाभ मिले, ठीक है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, इस प्रकार का भेदभाव नहीं, इस सामाजिक एकता की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अगर देखोगे ये लोग, राम मनोहर लोहिया की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया जो हैं सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, पुरोधा हैं, ठीक है। अगर सरकार कोई योजना लेकर के आती है, सरकार कोई स्कीम लेकर के आती है,
सरकार की कोई भी योजनाएं हैं तो उस योजना का लाभ सभी को लाभ मिले, ठीक है, भेदभाव ना हो। ये भाई सरकार की अगर कोई योजना है ब्राह्मणों को लाभ मिले, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य शूद्र, इस प्रकार के इसका विरोध करते हैं, बल्कि सरकार की जो योजना है सभी को उसका लाभ मिले, ठीक है। समाज में एकता हो, समाज में भेदभाव ना हो, समाजवादी विचार हैं, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो समाजवादी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी तो, लेकिन लोकतंत्र में अगर है तो समाज के सभी लोगों को बराबर माना जाए, ठीक है। जन्म या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इस आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया क्या है, समाजवादी विचारक हैं। खास तौर से अगर मैं बात करूँ, जैसे आप सबको पता कि जैसे आप सबने देखा कि जो मुलायम सिंह यादव हैं, जो समाजवादी पार्टी, वो भी समाजवादी, वो समाजवादी दूसरा है, ये सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो सोवियत संघ की विचारधारा, उस विचारधारा से जैसे है उसकी बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र और समाजवाद, देखो लोकतंत्र हो लेकिन उसके साथ समाज हो, यानी समाज में सभी को बराबरी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सबको पता कि हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट थे, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार थे, लेकिन जो अन्य लोग हैं जैसे ओबीसी हैं या अन्य जातियाँ, उनकी बात बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे ओबीसी राजनीति को गति देने का किसने काम किया, राम मनोहर लोहिया ने। भाई लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोहिया के चेले हैं, सारे समाजवादी नेता हैं। मुलायम सिंह यादव की विचारधारा, लालू की विचारधारा और नीतीश कुमार की विचारधारा, ये समाजवादी विचारधारा है, खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं के भाई अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी, उसकी विचारधारा है, लालू यादव की जो विचारधारा है, नीतीश कुमार की जो विचारधारा समाजवादी विचारधारा है, ठीक है। इसलिए तुम देखा ओबीसी राजनीति करते हैं लोग, यानी सभी जाति जो, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। खास तौर से लोहिया की यही विचारधारा है। और लोहिया की विचारधारा से कौन पार्टी प्रभावित है, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे लोहिया की विचारधारा से कौन प्रभावित है, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ठीक है। ये सारे लोग क्या हैं, लोहिया की विचारधारा पर चलते हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, ठीक है, इनका जन्म यूपी में हुआ था, ठीक है, लेकिन एक समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी विचारधारा है, यानी समाज में जो भी चीज़ें हों सबको उसका बराबर अधिकार मिले, सबको बराबर माना जाए, उसकी बात करते हैं, समाजवादी पूर्वाधार है, ठीक है। देखिएगा चैप्टर नंबर 10, M.N. रॉय, क्रांतिकारी मानवतावाद की बात करते हैं। M.N. रॉय और भारतीय राजनीतिक विचार, ठीक है, इसको हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। M.N. रॉय को, M.N. रॉय अगले जो हमारे विचारक हैं, देखिएगा रॉय और भारतीय राजनीतिक। देखो 1922 में M.N. रॉय ने इंडिया ट्रांजिशन नामक पुस्तक में भारतीय समाज का समाजशास्त्री सिद्धांत दिया। वह भारतीय समाज की अन्य व्याख्याओं जैसे उदारवादी, नरमपंथी जो ब्रिटिश राजनेताओं और उनके सुधार की क्षमता में विश्वास रखते थे, उग्रवादी पंथी राष्ट्रवादी जो धर्म और राजनीति से भ्रमित और से भिन्न थे। रॉय एक मार्क्सवादी व्याख्या पेशकश की है। भारतीय राजनीति की प्रकृति, इसकी वर्गीय संरचना और राज्य के मार्क्सवादी, यानी M.N. रॉय जो मार्क्सवादी विचारक हैं, मार्क्सवाद की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि अन्य व्याख्याओं में वर्णित है कि भारतीय जनता केवल विदेशी पूंजी द्वारा शोषण के अधीन नहीं थी, बल्कि रॉय ने बताया कि देसी पूंजी भी है, भारतीय जनता की शोषक है। भारतीय पूंजीवाद भी विकृत और पिछड़ेपन का शिकार है, एक सही सर्वहारा वर्ग का जन्म दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशीय पूंजीपति वर्ग और ब्रिटिश साम्राज्यवादी के बीच सहयोग है। ब्रिटिश कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए कांग्रेस द्वारा प्रचारित सविनय आज्ञा की बजाय रॉय आक्रामक जन आंदोलन की बात करते हैं। देखो M.N. रॉय की बात करूँ, देखो M.N. रॉय जो है किसकी बात करते हैं, जमीनी उन्मूलन की बात करते हैं, भूमि कर में कमी की बात करते हैं। M.N. रॉय कहते हैं कि जो भूमि कर लिया जाता है उसको कम किया जाए। कृषि में आधुनिक चीज़ों की बात करते हैं, यानी जो किसान खेती करते हैं उनको सहायता प्रदान की जाए। अप्रत्यक्ष करों का जो अप्रत्यक्ष जो कर लगते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया जाए, M.N. रॉय कहते हैं। सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान है, जो सार्वजनिक जो चीज़ें हैं उनका राष्ट्रीयकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सरकार अपने अंडर में लिखे। आधुनिक उद्योगों का विकास हो, M.N. रॉय बात करते हैं। 8 घंटे यानी काम करने के जो
टाइम है 8 घंटे निर्धारित किया जाए। न्यूनतम मजदूरी प्रभावित करें, नहीं हर आदमी को कम से कम इतना फिक्स करो कि इतना मजदूरी मिलेगी ही मिलेगी। अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा मिले। राज्य और धर्म को बिल्कुल देखो, एम एन रॉय जो है वो क्या कैसा विचारक है, मार्क्सवादी विचारक है, जो धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग करने की बात करता है। क्या धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग है, ठीक है। सांगठनिक विचार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केवल 1935 में एक राष्ट्रीय शक्ति नहीं उभरी, बल्कि इसके अधिकांश इकाइयां समूह में कार्यरत थीं। भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए रॉय ने एक ऐसे संगठन की विस्तार की बात की है जिसकी जांच जनलक्षित हो, लामबंदी हो। देखो मैं थोड़ा सा एम एन रॉय के बारे में बता देता हूँ। एम एन रॉय मार्क्सवादी विचारक है, कार्ल मार्क्स का जो विचार है ना, उसके विचार की बात करता है एम एन रॉय। एम एन रॉय कहता है कि धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। धर्म जैसे देखा होगा ना, जो बीजेपी है ये धर्म और राजनीति को बिल्कुल मिला देती है, लेकिन जो मार्क्सवादी लोग हैं ये धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखते हैं। मार्क्सवाद की जो विचार है, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है, उससे प्रभावित लोग हैं जो मजदूरों की बात करते हैं। क्या है, मजदूरों की। यानी एम एन रॉय ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जो पूंजीपति हैं उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया है और मजदूरों के साथ शोषण और दमन हुआ, इसलिए इस प्रकार के लोग कहते हैं कि जो है बराबरी की बात करते हैं। मार्क्सवादी विचारक है एम एन रॉय। जैसे भारत में मार्क्सवादी कौन कौन सी पार्टियां हैं, जैसे सीपीआई, सीपीएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। जैसे नेताओं का नाम सीताराम येचुरी, ठीक है, ये सारे लोग कैसे ना, ये सारे लोग मार्क्सवादी हैं, लेफ्टिस्ट, जैसे लेफ्ट विचारधारा, जो लेफ्ट की विचारधारा है उन्हीं को एम एन रॉय इन्हीं से प्रभावित हैं, उन्हीं के भारतीय चिंतन है, थिंकर है। एम एन रॉय क्या है, मार्क्सवादी विचारक है। देखो इसलिए तो मार्क्सवादी विचारक है, इसलिए तो कहता है कि कर कम कर दो, टैक्स कम कर दो। इसलिए एम एन रॉय क्या कहता है कि न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, न्यूनतम यानी एक मजदूरी सेट करो, इसकी बात करता है। काम के घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए मजदूरों के लिए। एम एन रॉय मार्क्सवादी विचारक है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखो एम एन रॉय के विचार प्रस्तुत किए थे, और एम एन रॉय जो है उन्होंने अपने विचारों को लेकर के आगे चल करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा जैसे विचारों का मजबूत किया। भारत में जो एक पार्टी है, जो केरल में उनकी सरकार चल रही प्रेजेंट टाइम में, पिनराई विजयन की जो सरकार है, वहाँ पर वो लोग किसके विचारों से, देखो लेफ्ट की जो विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, वही लोग हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी लोहिया को लेकर के हमने बात किया था और मैंने बताया समाजवादी, तो उसी प्रकार से जो एम एन रॉय है उसकी विचारधारा कौन फॉलो करता है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी वो भी फॉलो करती है, ठीक है। ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है ना, ये मजदूरों की पक्षधर होती है, मजदूरों की खूब बात करती है, मजदूरों के सपोर्ट की बात करती है, ठीक है। एक बराबरी लाने की बात करती है, मजदूरों के सपोर्ट की। यानी अगर आप देखोगे ये मजदूर और जो किसान हैं या मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके अधिकारों को लेकर के ये लोग दिखाई पड़ते हैं। एम एन रॉय मार्क्सवादी विचार है एम एन रॉय का, ठीक है। इसको लिख लेना, एम एन रॉय आ सकते हैं। मार्क्सवाद जो मूलतः मार्क्सवाद की थ्योरी है, वही इनका भी विचार है, लगभग वही बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। यानी मोहम्मद इकबाल अगर देखोगे तो इस्लाम के हैं, खुद तो मुसलमान हैं, लेकिन कहते हैं कि एक भेदभाव नहीं करते हैं मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद इकबाल को जो मैं बता रहा हूँ वो भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, क्योंकि बाद में जाकर के मोहम्मद इकबाल की अलग विचारधारा बदल जाएगी, ठीक है। इसलिए मोहम्मद इकबाल को कब है, 1947 से पहले हम मोहम्मद इकबाल को पढ़ें, जब उन्होंने गीत लिखा सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से धर्म को लेकर के इनकी धर्म को लेकर के मान्यता है। देखो मोहम्मद इकबाल कहते हैं, इनकी मैं थोड़ी कविताएं लिखी हूँ, कविताओं से हम बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे मोहम्मद इकबाल को। मोहम्मद इकबाल क्या कहते हैं, ध्यान रखना, यह एकता हमारे साथ हाथ से ना जा पाए और हमें इसे अंतकाल तक सहते रहना है, हमारा साथ किसी स्थान का नहीं बंधन है। यानी मोहम्मद इकबाल कहते हैं भैया कि यह एकता जो हमारे साथ ना जाए, हमें एक रहना है। इकबाल के अनुसार मुस्लिम समुदाय के बीच एकता की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक आध्यात्मिक लक्ष्य है। जहाँ तक इकबाल जाति, जन्मस्थान, भाषा, पेशा, अन्य पहचान के आधार पर समुदाय के विभिन्न रूपों को मान्यता प्रदान करते हैं, फिर वहीं सर्वोच्च समुदाय है जो ईश्वर और इस्लाम के सिद्धांतों की निष्ठा की बात करते हैं, ठीक है। ये मोहम्मद इकबाल हैं। मोहम्मद इकबाल की कुछ बातें हैं, उससे आप इनको बिल्कुल देखो। मोहम्मद इकबाल की एक लाइन है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चीन है, अरब है, चीन और अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम मुसलमान हैं, हमारी मातृभूमि तो पूरी दुनिया है। यानी ये लोग कहते हैं
नहीं, एक प्रकार से अगर देखोगे तो कहता कि चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, हम मुसलमान हैं, लेकिन कह सकते हमारी मातृभूमि तो पूरी दुनिया है, यानी पूरी दुनिया को यानी मानते हैं, एक मानते हैं, इस बात की बात करता कौन करता है? मोहम्मद इकबाल कहते हैं ना, इसलिए तो कीद लिख रहा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो एक ये जो विचार है मोहम्मद इकबाल की जो विचारधारा है, ठीक है, नहीं नस्लीय भेदभाव जो जाति वर्ग है इसका क्या, इसको गलत मानते हैं, यानी भाईचारे का क्या है, इसके समर्थक नहीं है मोहम्मद इकबाल जो हैं। ठीक है, इनको ज़रूर लिख करके ना, और एक ख़ास तौर से इन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की है, क्योंकि राष्ट्रवाद क्या करता है, राष्ट्र के नाम पर लोगों को एकजुट करता है। लेकिन देखो मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि भाई अगर हम लोग इस्लाम के लोग हैं तो अरब भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, चीन भी हमारा, क्योंकि जैसे अगर देखोगे जैसे भारतीय हिंदू, अगर भारत में देखोगे हिंदू सनातन धर्म में देखोगे तो सनातन धर्म क्या मानता है, वो तो हमारा पूरी ही दुनिया हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है ना। अगर आप सनातन धर्म की बात करो, हिंदू धर्म की बात करो, क्या मानता है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धरती हमारी है, पूरी धरती हमारा परिवार है। तो उसी प्रकार से मोहम्मद इकबाल जो है वो भी कह रहे हैं कि पूरी धरती हमारी है, हम मुसलमान ज़रूर हैं, कहते चीन भी हमारा, अरब भी हमारा है। ठीक है, हाँ ज़रूर इस्लाम का जन्म अरब में हुआ है, लेकिन हमारे लिए भी सारा संसार एक ही है, पूरा परिवार ही है। मोहम्मद इकबाल इस बात को कहते हैं, इसलिए कह सकते हैं मोहम्मद इकबाल राष्ट्रवाद की आलोचना। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रीय बात करता है, एक देश की बात करता है, लेकिन मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा धरती हमारी है, इसलिए मोहम्मद इकबाल। और जैसे मैंने इनकी लाइन बोली थी, सारे जहाँ से अच्छा, बाद में तो भाई ये राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसको नकारते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद एक देश के नाम पर एकजुट होने की बात करता है। जैसे भारत के लोग भारत के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर एकजुट हो जाएं, तो भाई भारत के लोग भारत की धरती को अपनी मान रहे ना, पूरी दुनिया को तो मान ही नहीं रहे ना। तो मोहम्मद इकबाल ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद गलत है, क्योंकि राष्ट्रवाद तो एक प्रकार से क्षेत्रीय एकता की बात करता है। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं, बल्कि वो किसकी बात करते हैं? मोहम्मद इकबाल एकता की बात करते हैं, यानी हम बात करेंगे यानी विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। ठीक है, बताए ना, राष्ट्रवाद यानी क्या है, इस्लाम की तो पूरी दुनिया है, पूरी संसार ही उसी का है, इसकी बात करते हैं। मोहम्मद इकबाल ने राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया। इकबाल ने माना है कि लोग अपनी भूमि समाज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, इसके लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रवाद स्पष्ट रूप से अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम से कहीं बढ़कर है। राष्ट्रवाद जैसे जैसे यूरोप में उभरा, उसने चर्च और राज्य को अलग करने की बात कही, अन्य सभी पहचानों से ऊपर राष्ट्रीय पहचान की प्राथमिकता दी। इकबाल ने स्पष्ट किया कि अंतर्राज्यीय मुस्लिम समुदाय मिल्लत के प्रति निष्ठा अपने देश के प्रति निष्ठा से अधिक है। यानी कहते कि हमें निष्ठा पूरी दुनिया के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद तो एक धरती की बात करता है, ज़मीन की बात करता है। ठीक है, इसलिए उसको लेकर के बात करते हैं। तो मोहम्मद इकबाल इस्लामी समुदाय को क्या बताते हैं? भाई मोहम्मद इस्लामी समुदाय को यही बताते हैं कि आपकी पूरी दुनिया, पूरा संसार ही आपका है। ठीक है, अरब थोड़ी आपका, तो पूरी संसार उसकी बात करते हैं। तो मोहम्मद इकबाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनको पढ़ करके ज़रूर जाना। मोहम्मद इकबाल शिक्षित मुस्लिम बुद्धिजीवियों की समूह से थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र तर्क दिए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने इस्लामिक प्राधिकरण और संगठनों की व्यापक आलोचना की है, जो कुछ दावे किए हैं। उन्हें जैसे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों को इस्लाम की पुनर्व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि अब यानी जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस्लाम की व्याख्या ना करे, उस बात को कहते हैं। इस्लाम ने उनकी कट्टरपंथी पुनर्व्याख्या के एक उदाहरण को प्रयुक्त किया है, जहां इकबाल इस्लाम को केवल एक व्यक्तित्व और निजी धर्म के रूप में ना देखते हुए एक शासन व्यवस्था और समाज की एक प्रणाली मानते हैं। देखो मोहम्मद इकबाल जो है इस्लाम को क्या एक शासन प्रणाली मानते हैं। ठीक है, कोई व्यक्तिगत और किसी का निजी धर्म नहीं है, बल्कि जो इस्लाम है एक शासन व्यवस्था है, समाज की एक प्रणाली है। इस्लाम को किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी का निजी धर्म नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या है, इस्लाम एक शासन प्रणाली है। या देखते हैं जो नास्तिक राष्ट्रवाद पर आधारित राजनीतिक प्रणाली और यूरोपीय प्रणाली से पेश है। इसके अलावा इकबाल ने इस्लामी विश्व के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित किया है, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, आत्म साक्षात्कार के प्रति प्रयास, साथ साथ इस्लामी भाईचारे के सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करते हैं। समाज और इस्लामी कानूनों पर आधारित एक शासन व्यवस्था। न्यू कहते हैं कि समाज और कानून के लिए एक, यानी इस्लाम क्या है, इस्लाम एक, देखो कहते हैं कि इस्लाम एक शासन व्यवस्था है, इस्लाम एक समाज की प्रणाली है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम को सिर्फ एक धर्म के रूप में नहीं परिभाषित करते मोहम्मद इकबाल। ठीक है, यानी इस्लाम को किसी व्यक्ति का निजी धर्म या धर्म के रूप में नहीं, बल्कि एक शासन व्यवस्था। ठीक है,
यानी जीवन जीने की एक पद्धति है इस्लाम। इसको बात कौन है? मोहम्मद इकबाल इस बात को कह रहे हैं। यानी इस्लाम क्या है? एक जीवन जीने की पद्धति। जिस प्रकार से एक थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सबने देखा ना, बहुत सारे लोग हमारे देश में बोलते हैं ना, जैसे टीवी चैनल पर बोलता रहता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि तो हिंदू जो है वो तो जीवन जीने की पद्धति है। क्या है? जीवन जीने की पद्धति है हिंदू। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, लोग टीवी पर बोलते हैं ना जैसे। उसी प्रकार से मोहम्मद इकबाल भी वही कह रहे हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि तो इस्लाम एक शासन प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली है। यानी जीवन जीने की पद्धति है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम को आप किसी धर्म से मत जोड़िए, इस्लाम को किसी एक भूमि जमीन से या किसी देश से इस्लाम को आप मत जोड़िए, बल्कि इस्लाम क्या है? इस्लाम उससे बहुत ऊपर है। ठीक है, इस बात को कहते हैं इकबाल करते हैं। ठीक है, मौला, ठीक है, वही इस्लाम को लेकर के जो बातें कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। ठीक है, जिसे प्रेम और शक्ति का धर्म बताते हैं, क्योंकि उन्हें भाई ये कविताएं बहुत ज़्यादा लिखते थे। जैसे उन्होंने प्रेम उसे संसार को अवलोकित करने का निर्देश देता है। प्रेम ना तो तलवार से डराता है, ना तो खंजर से। प्रेम ना तो जल से, ना तो वायु से, ना तो पृथ्वी से पैदा होता है। प्रेम दुनिया में शांति और युद्ध लाता है। प्रेम जीवन में, यानी प्रेम दुनिया में क्या? शांति लाता है और युद्ध लाता है। प्रेम जीवन में उद्गम स्थल है। प्रेम मृत्यु की चमकती तलवार है। सबसे कठिन चट्टानें प्रेम की नज़रों से कांपती हैं। परमेश्वर से प्रेम अंत तक और परमेश्वर को बना सकते हैं। यानी प्रेम की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है। इस्लाम को लेकर कहते हैं कि इस्लाम क्या है? एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है और एक शासन प्रणाली है इस्लाम। ठीक है, इस बात को बना करके अच्छे से हेडिंग बना करके लिखना, अगर मोहम्मद इकबाल को लेकर के आता है। ठीक है, इनको लेकर के मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। धर्म को लेकर के इनके काफ़ी विचार, खासतौर से इस्लामिक धर्म को लेकर के इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे मोहम्मद इकबाल ने। अगले जो चलेंगे, अगले जो अभी लोग आएंगे वहाँ पर हिंदुत्व की बात करेंगे। ठीक है, उनको भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा जो नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, यहाँ पर हम बी.डी. सावरकर को पढ़ने जा रहे हैं। इस समय तो आप टीवी चैनल पर जगह पर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर इनका फुल नाम है। और इन्हें हिंदुत्व के पुरोधान, जिस प्रकार से अगर मैं कह सकता हूँ इकबाल जिस प्रकार से इस्लाम को लेकर के अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार से बी.डी. सावरकर यानी वीर सावरकर जो हैं, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के बातें कही हैं। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो इनको कई जगह पर सावरकर का लेकर के नाम भी आता है। आप टीवी पर, टेलीविज़न पर, तमाम तरह के डिबेट्स चैनलों पर देखते भी हो। बी.डी. सावरकर, जो सावरकर है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को महाराष्ट्र के नासिक के पास हुआ था और ब्राह्मण परिवार में सावरकर का जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी मां राधाबाई सावरकर का देहांत हो गया। पिता दामोदर सावरकर ने उनका पालन पोषण किया। उनके पिता ही राष्ट्रवादी चेतना, देशभक्ति और काव्यात्मक झुकाव था। वह विनायक को रामायण महाभारत की, विनायक कौन? सावरकर की हम बात करें। इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में आप सबको पता कि वहाँ पर पिता का नाम लिखने की परंपरा है, इसलिए इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, देखो अगर मैं विनायक दामोदर सावरकर जी की बात करूँ तो इन्होंने रामायण महाभारत की खूब सारी कहानियाँ सुन रखी हैं। शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों से काफ़ी प्रभावित हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि प्लेग के कारण उन्हें जल्द ही अपने पिता को खो दिया। बड़े भाई गणेश्वर सावरकर ने उनका पालन पोषण किया। यह सावरकर का तात्कालिक परवरिश परिचय था। इस प्रकार उनके जीवन में 3 व्यापक चरण हैं। पहले इंग्लैंड में युवावस्था में, क्योंकि इंग्लैंड पढ़ने गए थे। बाद में सावरकर को काले पानी की जेल भी, आप सबने पता होगी कि सावरकर को काले पानी जेल भी हुई थी। और फिर उन्होंने हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने जो विचार दिए, हिंदुत्व की जो विचारधारा है, खास तौर से हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की नहीं बोला, हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो बी.डी. सावरकर यानी जिनको हम क्या बोलते हैं? वीर सावरकर की विचारधारा। खास तौर से उनके हम हिंदुत्व की विचारधारा की बात करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत बातें हो रही हैं आज मौजूदा राजनीति में। ठीक है, देखिएगा उनके विचार क्या हैं। अगर सावरकर की बात हो, सावरकर ने हिंदुत्व पर अपने विचार दिए हैं। लोकप्रिय पहचान के संपूर्ण पहलू आधारित हैं। एक संस्कृति है, यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत, भौगोलिक और स्वयं की वीर गाथा है। यानी हिंदुत्व को लेकर के बात करें। दूसरा, वीर सावरकर के विचार है राष्ट्रवाद को लेकर के। 2 केंद्रीय भावना है, देशभक्ति के साथ साथ राष्ट्र के प्रति। यानी वीर सावरकर कहते तो व्यक्ति को देशभक्त होना चाहिए, लेकिन देशभक्ति के साथ साथ क्या होना चाहिए? राष्ट्र के प्रति भी उसका कर्तव्य है। स्वराज के प्रति परिभाषित किया है,
स्वशासन, स्वतंत्रता, उपनिवेशवाद से मुक्ति, किसी धर्म की सुरक्षा। यानी देखोगे तो वीर सावरकर स्वशासन की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, उपनिवेशवाद क्योंकि हमारा देश गुलाम था उससे मुक्ति की बात करते हैं, और धर्म की सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, उनका विचार क्या है? हिंदुत्व का विचार है, राष्ट्रवाद का विचार है, मानक संकल्पना, 3 प्रमुख संकल्पनाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर एक मजबूत हिंदुत्व शैली के साथ समतावादी, जात रहित समाज की आधुनिक भारत की सावर्किक संपला। सावरकर कहते हैं कि हिंदुत्व एक ऐसी चीज़ है जो समतावादी होगी, जहाँ पर सबको समान माना जाएगा, जो जाति रहित है, समाज में जाति नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार की क्या है सावरकर की संकल्पना, उनका विचार है। हिंदुत्व को लेकर के सावरकर के क्या विचार थे? हिंदुत्व देखिएगा, 1923 में प्रकाशित सावरकर की रचना में उनके केंद्रीय लेखन में एक रूप पढ़ा गया जिसे हिंदुत्व की अवधारणा बोला गया। यह पुस्तक राष्ट्रीय एकता, हिंदू एकता का एक विवरण है, जो न केवल राजनीतिक एकता की पुनरावृत्ति नहीं, जैसा कि भारतीय विद्वानों ने कई पहलुओं पर क्या हिंदुत्व के बारे में उनकी समझ पर एक बड़ा अर्थ है। देखो हिंदुत्व को लेकर के उनकी देखो हिंदुत्व की जो मीन विचारधारा है वो सावरकर की ही विचारधारा है। देखो हिंदू तो बहुत पहले सा था, हिंदू धर्म चलता था, लेकिन हिंदुत्व को जिस व्यक्ति ने इस्टेब्लिश किया है वो वीर सावरकर ही हैं। ठीक है, अतएव सार तत्व यह है कि हिंदू वह है जो सिंधु पर्यंत समुद्र तट तक फैले हुए इस देश में अपने पूर्वज की भूमि और अपनी मातृभूमि मानकर पूजते हो, जिसके शरीर में उस महान जाति का रक्त प्रभावित हो रहा हो जिनका मौलिक वैदिक सर्वप्रथम दिखाई दे, जो कुछ इसमें शामिल हो। यानी अगर देखोगे तो सावरकर हिंदुत्व को कह रहे हैं कि भैया कि जो सिंधु सभ्यता जो रही है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनकी बात करते हैं। खास तौर से कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर करके हमारी जो वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता को हिंदुत्व को लेकर के बात कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारी पुरानी सभ्यता जो वैदिक सभ्यता रही है। ठीक है, हिंदू देखो सावरकर के विचार एक पहचान के रूप में है। हिंदुत्व की अवधारणा विशिष्ट सामान्य विषयों पर आधारित है, उन्होंने पहचाना है। इसमें सामाजिक रक्त संबंध है, सामाजिक जाति है, सार्वजनिक भाषा है, सार्वजनिक संस्कृति है। इस सांचे में उन्होंने पितृभूमि और श्रद्धा के सार्वजनिक स्थान को जोड़ते हैं। वे लिखते हैं क्योंकि हम हिंदू न केवल उस प्रेम के बंधन में बंधे हैं जो हम एक सामान्य पृथ्वी के लगते हैं, साझा रक्त से हमारी नसों में बहता है और हमारे दिलों में धड़कता है, हमारे प्रेम में गर्माहट को बनाए रखता है। ये सारी हिंदुत्व को लेकर बातें कर रहे हैं बी डी सावरकर। हमारी हिंदू संस्कृति के प्रति सर्वसामान्य श्रद्धा रखते हैं, जिसे बेहतर तरीके से संस्कृत शब्द परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह संस्कृत ही भाषा है जो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति की साधन चुनता है, जो हमारी जाति और इतिहास के सबसे अच्छा और संरक्षण के सर्वोत्तम लायक है। हम एक राष्ट्रवंश है और साझा संस्कृति के मालिक हैं। देखो हिंदुत्व को लेकर के बी डी सावरकर कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की बात करते हैं और साझा संस्कृति की बात करते हैं। पुरानी जो हमारी संस्कृति रही, जो सभ्यता रही, उस पुरानी सभ्यता, संस्कृति और विरासत की बात करते हैं बी डी सावरकर। ठीक है, और बी डी सावरकर की विचारधारा से कौन सी पार्टी है प्रेजेंट टाइम में? भारतीय जनता पार्टी। अगर आप देखेंगे तो बी डी सावरकर की विचारधारा के लेकर के पार्टी है। आप सबने इनका नाम भी सावरकर को लेकर काफ़ी नाम भी सुन रखा होगा कि सावरकर की जो विचारधारा है, तो हिंदुत्व की विचारधारा सावरकर जी की ही विचारधारा है। महाराष्ट्र में जन्मे थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है। हिंदू केवल भारतीय गणराज्य के नागरिक ही नहीं बल्कि वह सामूहिक मातृभूमि के प्रति प्रेम बंधन और सामूहिक रक्त के बंधन से जुड़े। यानी कह रहा है कि जो हिंदू हैं केवल भारत के नागरिक नहीं है, वो तो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। यानी हिंदुत्व को एक प्रकार से जिस व्यक्ति ने इस्टेब्लिश किया है वो क्या है? बी डी सावरकर हैं। ठीक है, जिसको हम वीर सावरकर भी बोलते हैं। ठीक है, ये विचारधारा है, विचार है भाई, वीर सावरकर का हिंदुत्व को लेकर के विचार है। जिस प्रकार से मोहम्मद इकबाल का विचार है, इस्लाम को लेकर के विचार है, उसी प्रकार से बी डी सावरकर का हिंदुत्व के प्रति विचार है। वो हिंदुत्व को लेकर कहते हैं कि भाई कहते हैं कि हिंदू केवल भारतीय गणराज्य के नागरिक नहीं है बल्कि तो सामूहिक भूमि के प्रति उनका प्रेम है, बंधन है, उसकी बात करता है। आगे लिखते हैं कि आज जो हमारे देश में
शामिल होने के आए हैं वह अपने देश के अलावा जब तक हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास को नहीं अपनाते हैं, जो हमारे वंश को विरासत में मिला है, हमारी मातृभूमि की केवल अपने प्रेम भूमि के रूप में बल्कि अपनी पूजा स्थल के रूप में समान नहीं मानते, वह खुद को हिंदू में शामिल नहीं कर सकते हैं। सावरकर कह रहे हैं कि लोग जो बाहर से आए हैं, जो बाहरी हैं, उन लोगों को हमारी सभ्यता संस्कृति कल्चर को अपनाना पड़ेगा। अगर वो लोग अपनी सभ्यता संस्कृति कल्चर, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, जो लोग बाहरी हैं भाई, जो बाहर से आया व्यक्ति है, जब तक वो हमारी सभ्यता संस्कृति कल्चर को नहीं अपनाएगा तब तक हम उसको हिंदू नहीं मानेंगे, वो हिंदुत्व नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति जो हिंदू कल्चर है उसको अपनाना ही पड़ेगा आपको, तभी हिंदुओं में आपको शामिल किया जाएगा। अंततः कोई यह महसूस करेगा कि पुण्य भूमि और मातृभूमि के वर्गीकरण का उपयोग मुसलमान और ईसाई जैसे गैर हिंदू समुदाय को भारतीय राष्ट्रवाद के स्वरूप में बाहर करने के लिए किया जाएगा। यानी कहते हैं कि जो मुसलमान है, ईसाई हैं, एक गैर हिंदू हैं, इनको भारतीय राष्ट्र से इनको भैया बाहर कर दो, क्योंकि जो हिंदुत्व की विचारधारा का पालन नहीं करेगा उसे हम हिंदू नहीं मानेंगे। और ये सावरकर की विचारधारा है, खास तौर से बीजेपी की विचारधारा जो है। देखो सावरकर ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये आपकी बुक में बोली जा रही है। भाई कोई कमेंट मत करना होगा कर लेना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सावरकर कह रहे हैं कि जो मुसलमान है, जो ईसाई हैं, यानी जो गैर हिंदू समुदाय है, उसको भारतीय राष्ट्र के स्वरूप से बाहर करने के लिए किया जाएगा। यानी जो गैर हिंदू होगा, जो मुसलमान होगा, जो ईसाई होगा, या तो आप हिंदू की धर्म की जो मान्यता है, जो रीति रिवाज, उसको फॉलो कर लो, तब आप रह सकते हो, नहीं तो आप नहीं रह सकते इस देश में। इसकी विचारधारा है, यानी इनको अलग बाहर किया जाएगा, इस बात को कह रहे हैं। ठीक है। जाति के वर्गीकरण का आह्वान करते हुए लिखते हैं कि जाति शब्द की उत्पत्ति जन्म से है, एक भाईचारे का निर्माण करने के लिए हुई है, जो एक साझी उत्पत्ति है, एक साझा रक्त धारणा है होती है, या उसी साझा रक्त बंधन जिसे जातिवंत यानी जाति को मानते हैं। और ख़ास तौर से सावरकर, ध्यान, मैं लाइन बोल रहा हूँ, सावरकर ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो धर्म है, हिंदुत्व की जो विचारधारा है, अगर आपको रहना है तो आपको उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तभी आप रह सकते हैं, नहीं तो आप नहीं रह सकते। हिंदुत्व की विचारधारा, बीडी सावरकर की विचारधारा यही विचारधारा है। आप लोग वैसे भी टेलीविज़न में देखते होंगे कि हिंदुत्व को लेकर के और बीडी सावरकर को लेकर के देश में राजनीति हमेशा प्रेजेंट टाइम में गरमाई ही रहती है। सावरकर को लेकर के इतनी सारी बातें होती हैं। उन्हीं के हिंदुत्व के विरोधा बीडी सावरकर हैं, जिनको हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आप देखेंगे, उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित पार्टी हमें दिखाए। मैं हर व्यक्ति का जिस लोगों का नाम इसमें आया है और उनसे रिलेटेड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है बनी है तो उसको मैंने आपको ज़रूर बताया है। ठीक है। तो लगभग जितने चैप्टर हैं सारे तो मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से जो भी आएगा आप लिख करके आइएगा, अच्छे से बना करके आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पूरी मैंने बुक को जितना शॉर्ट लैंग्वेज पढ़ा सकता था, जितना एक तो शॉर्ट टाइम पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख करके आइएगा। ठीक है।